नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप सभी का स्वागत है मेरे सीजीएल मेंस के बैच में। सीजीएल मेंस के बैच में जिन बच्चों ने एनरोल किया हुआ है, मैं उनको बता दूं, आप में से सारे के सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस बार बिल्कुल निराश नहीं होंगे। मैं आपको सीजीएल मेंस में ऐसा पढ़ाने वाला हूं कि जब आप इस पूरे के पूरे बैच को कंप्लीट करोगे और कंप्लीट करके जब आप एग्ज़ाम में अपीयर होगे तो आप देखोगे कि जो अभी तक आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो और अब जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे उसमें बहुत बड़ा बदलाव होगा। अगर एक हिंदी माध्यम का बच्चा है जिसको लग रहा है कि उसको 135 में से 135 बनाना मुश्किल काम है, तो अगर आप शिद्दत से इस बैच को शुरू से लेकर आखिरी तक फॉलो करोगे तो मुझे लगता है कि आप 135 में 135 का सपना भी पूरा कर सकते हो। मैं थोड़ा देसी मास्टर हूँ, थोड़ा देसी स्टाइल में पढ़ाऊँगा, लेकिन पढ़ाऊँगा भी बढ़िया। और मैं इसमें बहुत मेहनत करने वाला हूँ। इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐसी है जो लोगों को लगता है कि नहीं कवर करनी चाहिए, मैं सब कुछ कवर करूँगा, क्योंकि मेरा इतना मानना है कि मैथ, रीजनिंग बच्चों के लिए ज़्यादा आसान है, ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन है, और इंग्लिश को बच्चों को लगता है ऐसा, स्पेशली हिंदी भाषी बच्चों को, कि वो स्कोर नहीं कर सकते हैं। अब अगर इंग्लिश के पूरे वेटेज की बात करें तो 45 क्वेश्चन आपके आने हैं, और 45 गुणे 3 मतलब 135 नंबर हो गया। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो डर लगता है वो लगता है आपके कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में, स्पेशली क्लोज टेस्ट, ठीक है ना, पैसेजेस में और फिर पैराजिम्बल्स में। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको प्रैक्टिस के थ्रू सीखा जाता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अगर शिक्षक अच्छा है तो उसे पढ़ा दे, समझा दे, सिखा दे तो मैथ्स की तरह आपको आत्मविश्वास आ जाएगा। इसी तरीके से पैराजम्बल का एक ऐसा सेक्शन है जो अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा ग्रामर के रूल पे बेस्ड है। इसको अच्छी तरीके से पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सीधे प्रैक्टिस पे जाने के बजाय मैं सबसे पहले 10-12 ऐसे अप्रोचेज हैं जिससे पैराजम्बल के क्वेश्चन एग्जाम में जल्दी सॉल्व किए जा सकते हैं और 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व किए जा सकते हैं, वो सबसे पहले आपको पढ़ाना चाहूँगा। तो आज पैराजंबल की शुरुआत कर रहा हूँ, थोड़ा स्लो शुरुआत करूँगा, जो है आराम आराम से पढ़ाऊँगा। आप सारे के सारे बच्चे इसको 1.5x और 2x पे भी देख सकते हो, लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 1.5x और 2x पे मत देखिएगा, स्पेशली थ्योरी का सेक्शन। थ्योरी का सेक्शन आप इत्मीनान से धीरे धीरे समझिएगा, क्योंकि एक बार आप समझ गए स्लो ना तो तेज कर लोगे। समझना हमेशा स्लो होता है, करना तेज होता है। तो चलो पैराजंबल की बात करते हैं, क्योंकि मेंस में आ गए हो तो आप सब बच्चों को पैराजंबल्स के विषय में पता है कि पैराजंबल्स क्या होता है, कैसे होता है, एग्जाम में कैसे आता है। फिर भी मैं 1-1.5 मिनट आपका लूंगा। पैराजंबल आपको पता है, पैराजंबल जब एग्जामिनेशन में आता है तो दो तरीके का आता है, एक तो सेंटेंस बेस्ड आता है, एक पैराग्राफ बेस्ड आता है। जब सेंटेंस बेस्ड आता है तो एक सिंगल सेंटेंस के कई सारे टुकड़े काट के रखे जाते हैं, और सेंटेंस के जब टुकड़े काट के रखे जाते हैं तो ग्रामर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। ग्रामर की अगर अच्छी पकड़ है तो इसके ईजी क्वेश्चन आए चाहे डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, इन सारे क्वेश्चन को ग्रामर के रूल से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फिर जब हम पैराग्राफ बेस्ड अगर बात करें तो इसमें भी बहुत सिंपल आते हैं और बहुत डिफिकल्ट भी आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट इसी से बनते हैं। अगर आप देखो, पैराग्राफ बनाने का, फॉर्मेट करने का भी एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है जो आपके प्रिपरेशन के दौरान नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको वो सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ कि पैराग्राफ किस तरीके से बनता है और पैराग्राफ को जब तोड़ के रखा जाता है तो पैराग्राफ को कैसे कनेक्ट करते हैं। अगर उन रूल्स को आप अच्छी तरीके से पढ़ गए तो पैराग्राफ भी आप आसानी से सॉल्व कर जाएंगे, अगर वो जम्बल्ड फॉर्म में दिया हुआ है। और आपका जो स्ट्रक्चर आता है दो पैटर्न पे आता है। एक तो PQRS के फॉर्मेट में आता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, चारों को जो आपको मिलान करना होता है, और एक और 6 वाला ऑप्शन जो है फिक्स होता है, PQRS उसके बीच में दिया होता है, उसको जो है मिलान करना होता है आपस में। तो 2 ऑप्शन फिक्स कर दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन को जंबल करके दिया जाता है, उसको मिलान करना होता है। ये PQRS की जगह जो है ABCD हो सकता है, तो आप ABCD और PQRS में जो है कंफ्यूज मत होइएगा। चलो थोड़ा सा और बेसिक्स की तरफ चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन का पैटर्न है, ये PQRS का फॉर्मेट है, 1 और 6 का फॉर्मेट है, ठीक है ना। ये सिर्फ दिखाने के लिए मैं क्वेश्चंस लेके आया था। फिर बात आता है कि हाउ टू सॉल्व पैराजंबल, पैराजंबल को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर पैराजंबल को सॉल्व करने की बात करें तो एक्टिव पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में और पैराजंबल में जो सबसे अच्छा काम करता है वो करता है एलिमिनेशन। आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करो कि कौन कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते, क्या हो सकता है उससे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं हो सकता है। अगर आप एलिमिनेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करोगे तो क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस में बहुत तेजी से सॉल्व कर लेते हो। इसी तरीके से पैराजंबल में भी अगर ऑप्शन एलिमिनेट करना चालू कर दो तो आपके क्वेश्चन लग जाएंगे। आपको क्या करना होता है, किसी तरीके का 2 क्लू निकालना होता है। आपके पास जो हिंट मतलब ऑप्शंस दिए होते हैं उन ऑप्शंस में आपको पेयर फॉर्मेशन करना होता है, या किसी तरीके का 2 या 3 क्लू निकालना होता है। और वो 2-3 क्लू कैसे फाइंड आउट करोगे वही मैं ये पूरे थ्योरी के सेक्शन में सिखाने वाला हूँ। तो इस तरीके का जैसे क्वेश्चन आ गया, मैं आपको एग्जांपल के फॉर्म में दे रहा हूँ, अभी रूल्स आगे पढ़ाऊंगा। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए मैन ऑन ए बाइक हैड टू राइड ऑन द पेवमेंट। ऑप्शन बी दिया है, व्हेन ही ट्राइड टू प्लंज ऑनटू द रोड ए कार हिट हिम। ऑप्शन सी दिया है, एज द बस इज थ्रो द इवनिंग लाइफ द ट्रैफिक ग्रू। ऑप्शन डी दिया हुआ है, देयर वाज नो स्पेस ऑन द रोड एनी मोर।
अब इन चारों ऑप्शन को ध्यान से देखो तो एक हिंदी भाषी बच्चा इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करता है। सबसे पहले इसको पढ़ेगा, फिर इसकी हिंदी मीनिंग निकालेगा। क्या करेगा एग्जाम में? हिंदी मीनिंग निकालेगा। हिंदी मीनिंग निकालने में उसका टाइम इतना निकल जाता है कि वो 45 क्वेश्चन टाइम से अटेम्प्ट ही नहीं कर सकता, या वो क्वेश्चन गलत करके चला आएगा, उसे लगेगा उसने सही किया है पर 100% एक्यूरेसी के साथ उसका क्वेश्चन नहीं होता है। इसी वजह से ज़्यादातर हिंदी भाषी बच्चे जो है फेल हो जाते हैं। जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको क्योंकि इंग्लिश आती है, समझ में आती है, उनको इसकी मीनिंग समझ में आती है, तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर ये ग्रामर के रूल वो सारे के सारे सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी समझ जाए तो मुझे लगता है कि शायद उनका कोई क्वेश्चन ही गलत ना हो। चलो ग्रामर तो वैसे भी सबको सीखना है। तो हिंदी मीनिंग निकालने में एक सबसे बड़ा लॉस क्या होता है, सबसे बड़ा जो हानि है आपका ना एग्जाम के दौरान, वो होता है टाइम। टाइम का नुकसान होता है हिंदी मीनिंग निकालने से। और विजय तभी आती है जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लो और एग्जाम के अंदर जाके जल्दी सॉल्व कर लो। तो ऐसे में जो समय आप किसी क्वेश्चन में बचाते हो वो आप किसी दूसरे क्वेश्चन में लगा पाते हो। मान लो रीजनिंग का कोई क्वेश्चन फंसा गया, तो उसमें अगर आपके पास समय बचा हुआ है तो उसमें समय दे के आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह मैथ में क्वेश्चन को समय दे सकते हो, या क्लोज टेस्ट को अगर 2 बार 3 बार रीड करना है तो अगर यहाँ से समय बचाओगे तो वहाँ पे दे सकते हो। तो आपको कुल मिला जुला के क्या काम करना है, समय बचाना है, अप्रोचेस सीखना है। अब जैसे मैं इन चारों ऑप्शंस में अगर बात करूं तो ध्यान से देखना, मैं आपको एक ग्रामर का रूल बताता हूं। ग्रामर का एक रूल है जो सब बच्चों को पता है। जब आप ग्रामर पढ़ते हो तो आप नाउन पढ़ते हो और फिर आप प्रोनाउन पढ़ते हो। प्रोनाउन की डेफिनेशन में क्या है कि नाउन को रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन डाला जाता है। नाउन को रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन डाला जाता है। तो जब पैरा जंबल सॉल्व करने जाते हो तो पैरा जंबल की खास बात क्या होती है? पैरा जंबल की खास बात यह होती है कि अगर किसी ऑप्शन में नाउन दिया है, किसी ऑप्शन में नाउन दिया है और किसी दूसरे ऑप्शन में प्रोनाउन दिया हुआ है, तो जो नाउन वाला ऑप्शन होगा वो प्रोनाउन से पहले आएगा। नाउन वाला जो ऑप्शन है वो प्रोनाउन से पहले आएगा। तो ध्यान से इस पूरे उसमें देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है ए मैन। ध्यान से देखो इसको, ये दिया हुआ है अ मैन। जब मैन दिया हुआ है ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका नाउन, ये हो गया आपका नाउन। ध्यान से देखो किसी ऑप्शन में प्रोनाउन दिया हुआ है, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ प्रोनाउन, ये दिया हुआ प्रोनाउन। तो आपको एक बात ये समझ में आती है, जो ए है वो बी से पहले आएगा, ए है जो बी से पहले आएगा। जरा ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर 3 में, एज द बस इज थ्रू द इवनिंग लाइट द ट्रैफिक ग्रू, ठीक है ना। फिर दिया है देयर वाज नो स्पेस ऑन द रोड एनी मोर, वहां पे कोई स्पेस नहीं है, जो है ये लास्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है। ये तो सारे शिक्षक पढ़ाते पढ़ाते एक रूल मैं आपको बताता हूं, अगर एक ही नाउन है एक ही प्रोनाउन है तो दोनों पेयर में आते हैं। दोनों पेयर में आते हैं तो ए बी से पहले आएगा। एक बात तो सच है, ए बी पेयर में भी आएगा। अगर ए बी पेयर में आएगा तो ध्यान से आप ऑप्शन देखो, ए बी कहाँ कहाँ पेयर में है। एक ए बी यहाँ पे पेयर में है और एक ए बी यहाँ पे पेयर में है, तो दो ऑप्शन क्या हो गए आपके, एलिमिनेट हो गए। अगर इस स्टाइल का आपको जो है अगर क्वेश्चन दिया गया है तो इसको बोलते हैं थोड़ा डिफिकल्ट ऑप्शन सेट किया है। अगर इस स्टाइल का अगर ऑप्शन सेट किया गया है, जरा ध्यान से देखिए कि कहां पे आपका ए बी पेयर दिया हुआ है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में ए बी पेयर दिया हुआ है, बाकी सारा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एलिमिनेट हो जाएगा, हो जाएगा। अभी मैं रूल आपको पढ़ाता हूं आगे चल के। अभी जैसे यहां पे मैं बात करूं, इसी में मैं आपको सिखाता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं देयर की, देयर क्या है, देयर एक प्लेस को बता रहा है, देयर एक प्लेस को बता रहा है और ये प्लेस को डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है। तो अभी मैं एक अप्रोच बताऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा जो डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे दिस दैट दीज दोज हियर और देयर जैसे है, तो आपको ये हमेशा देखना है कि ये किसको इशारा कर रहा है, किसको संकेत कर रहे हैं। तो ध्यान से देखोगे ना, तो एज द बस इंज थ्रू द इवनिंग लाइट द ट्रैफिक ग्रू, ट्रैफिक बढ़ गया। तो ये ट्रैफिक जो शाम को बढ़ रहा है उस ट्रैफिक को ही जो है क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। तो जब ये जिसको संकेत कर रहा होता है उसके जस्ट बाद आता है, तो सी जो है वो डी के बाद में आना चाहिए, सी जो है डी के बाद में आना चाहिए और पेयर भी बनाना चाहिए। तो देखो इस ऑप्शन में सी डी पेयर में भी आया है और ए बी भी पेयर में आया है। तो जब ग्रामर के रूल आपको पता होंगे तो आप क्या करोगे, आसानी से ऑप्शन एलिमिनेट करके अपने ऑप्शन तक पहुंच जाओगे। हमने इसमें जरा ध्यान से देखो, हमने सिर्फ एक क्लू निकालने की कोशिश की है। एक क्लू से अगर इस तरीके का अगर आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है तो आसानी से क्वेश्चन निकल जाएगा। अगर इस तरीके का ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको 2 क्लू निकालना पड़ेगा। दोनों क्लू मैंने आपको बताया, दोनों क्लू से आपके ऑप्शन आसानी से निकल जाएंगे, ठीक है ना। सी डी ए बी इज द राइट ऑप्शन, इस हिसाब से ये हो जाएगा। समझ में आया? तो कोई आपको 2 पेयर बनाना है या 2 या 3 क्लू निकालना है, वो 2-3 क्लू आपको फाइंड आउट करने के लिए ग्रामर के कई सारे डिफरेंट अप्रोचेस सीखने पड़ेंगे, जिससे आप पैराजंबल बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। देखो मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, बहुत टीचर से बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। जैसे अगर नाम देखोगे तो अमन वसीफ सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, रानी मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, संजीव सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जब इनके अच्छा पढ़ाने की बात करूँ ना, तो मैं कंटेंट और टू द पॉइंट डेटा के जगह उनके पढ़ाने का जो स्टाइल और टोन है ना,
उस पे बहुत मरता हूँ, क्योंकि इन शिक्षकों को आपको समझाना बहुत अच्छा आता है। आई डोंट नो कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन जो डेटा है, जो रेलिवेंसी है ना, वो मेरे से बेटर आपको कोई डिलीवर नहीं कर पाएगा। इस वजह से जरूरी है कि ये मेरा जो मेंस का बैच है, आप शुरू से लेके आखिरी तक अच्छे से पढ़िए। एक भी नुक एंड कॉर्नर मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है ना। आपको हर एक चीज़ धीमे धीमे प्यार से, मोहब्बत से अच्छे से पढ़ा दूंगा, और आप जब एग्जाम में जाके अपीयर होगे तब आपको महसूस आएगा कि सर ने वाकई में ये मेंस का बैच क्या पढ़ाया, क्या बनाया है। तो चलो आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा और आगे चल के, तो ये कुछ अप्रोचेज है, 9-10 अप्रोच आपको बताऊंगा। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, आप इसे नोट करना चाहो तो नोट कर लो। जब प्री के बैचेज पढ़ाता हूँ तो प्री के बैचेज में इस तरीके से थोड़ा और धीमे धीमे पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि मेंस के बैचेज में है, तो इस पर इतना चर्चा नहीं करेंगे, 1 बाई 1 अप्रोच डिस्कस करेंगे, उसी के माध्यम से आगे चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में सबसे पहले अप्रोच की तरफ चलेंगे कि ग्रामर का ऐसा पहला अप्रोच क्या है जो अपने को सीखना है। जब ग्रामर के पहले अप्रोच की बात करें तो जिस भी किसी शिक्षक से आपने ग्रामर पढ़ रखा है, अगर मेरे से पढ़ रखा है तो तभी सब कुछ सामने ही आ जाएगा। अगर मेरे से नहीं पढ़ रखा, किसी और शिक्षक से पढ़ रहा है, आप मेरे से डिसाइड कर रहे हो मेंस की तैयारी करने को लेके, तो ध्यान से देखिए कि ग्रामर के जो बेसिक फंडामेंटल्स है उसमें किसी भी सेंटेंस का सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है। सेंटेंस का सबसे सिंपल स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब मैं ये पूछूं आपसे कि क्या कोई ये शिक्षक नहीं पढ़ाता? सारे के शिक्षक पढ़ाते हैं यार, ये बात सारे शिक्षक पढ़ाते हैं, लेकिन इसमें बस आपको थोड़ा और आगे चलना है और इसको समझना है। जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट एक वर्ड का होता है और एक से ज्यादा वर्ड्स का होता है, एक से ज्यादा वर्ड्स का होता है। जब एक वर्ड का होता है तो इसे नाउन या प्रोनाउन कहते हैं, नाउन या प्रोनाउन कहते हैं। जब एक से ज्यादा वर्ड्स का होता है तब इसको क्या बोलते हैं? तब इसको नाउन फ्रेज बोलते हैं, नाउन फ्रेज बोलते हैं। तो ये नाउन या नाउन फ्रेज क्या करता है? सब्जेक्ट की जगह काम करता है या तो ऑब्जेक्ट की जगह काम करता है। अब जब नाउन फ्रेज की बात करें तो नाउन फ्रेज में होता क्या है? एक नाउन होता है, या तो उसके प्री मॉडिफायर होते हैं, प्री मॉडिफायर। प्री मॉडिफायर का मतलब उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए पहले लगाए जाते हैं, जैसे आपके एडजेक्टिव हो गए, एडवर्ब हो गए, आर्टिकल्स हो गए, ये पहले लगाए जाते हैं। दूसरा इनके साथ क्या होता है? पोस्ट मॉडिफायर्स होते हैं, पोस्ट मॉडिफायर्स होते हैं, पोस्ट मॉडिफायर्स होते हैं। पोस्ट मॉडिफायर्स में बात करूं तो एक होता है जो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जो है इसमें ऐड किया जाता है इंफॉर्मेशन, दूसरा जो है प्रीपोजिशन के साथ ऐड किया जाता है, प्रीपोजिशन के साथ ऐड किया जाता है। अगर मैं रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें कि रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जो ऐड किया जाता है, एक आध एग्जांपल दें तो जैसे लिखें द बॉय, यहां पे लिखता हूं मैं, द बॉय हु इज ए डॉक्टर, हु इज ए डॉक्टर इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसमें ये लिख रहा हूं द बॉय हु इज ए डॉक्टर, तो जो हु इज ए डॉक्टर है ये मैंने क्या काम किया? एक रिलेटिव प्रोनाउन के साथ इस लड़के के विषय में इंफॉर्मेशन दे दी, लेकिन सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आपका बॉय, तो ये होता सब्जेक्ट, ये होता वर्ब, ये होता ऑब्जेक्ट। समझ में आया? तो जो आपका सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, जो नाउन फ्रेज का, वो सब्जेक्ट की जगह भी रखते हैं, वो ऑब्जेक्ट की जगह भी रखते हैं। तो आपको स्ट्रक्चर जब सेंटेंस तोड़ के दिया जाता है तो आपको इस स्ट्रक्चर को ढूंढना होता है और स्ट्रक्चर को फिट करना पड़ता है। दूसरी बात है जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, तो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी आए या सब्जेक्ट कहीं पे भी आए उसके स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होते हैं। वो नाउन होता है या नाउन फ्रेज होता है। जब नाउन फ्रेज होता है तो नाउन के साथ मॉडिफायर्स लगे होते हैं, जैसे प्री मॉडिफायर हो सकता है और पोस्ट मॉडिफायर हो सकता है। पोस्ट मॉडिफायर में मैंने एक रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल लिया है, मैं एक लेता हूं द मैन इन द कॉर्नर इज ए मैथ एजुकेटर, इज ए मैथ एजुकेटर। जो कोने में खड़ा हुआ आदमी है वो क्या है? मैथ एजुकेटर है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, जरा ध्यान से देखिएगा, ये नाउन हो गया, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये जो मैन हो गया ये सब्जेक्ट हो गया, और ये जो प्रीपोजिशन के साथ ये लगा हुआ है ना, ये ध्यान से देखना यहाँ पे, ये जो लगा है इन द कॉर्नर, ये क्या है? ये है पोस्ट मॉडिफायर। ये क्या है? पोस्ट मॉडिफायर। किसके लिए? ये मैन के लिए आया हुआ है। क्या आया है? मैन के लिए आया है। तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस के अंदर ये आपको स्ट्रक्चर पहचानना होता है। चलो इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं और कैसे सेंटेंस में देखते हैं कि क्या क्या क्लू दिया रहता है, इन क्लू का कैसे इस्तेमाल करके सेंटेंस को क्रैक करते हैं। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल है, मैं इसको जरा सा हटा देता हूँ ताकि आप पढ़ पाओ। जैसे लिखा है हैप्पीनेस, ऑप्शन ए दिया हुआ है और ऑप्शन 6 दिया हुआ है। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 6 को फिक्स कर दिया गया है और बीच में क्या किया गया है? आपके पास PQRS है जिसको आपको ऐड करना है। जैसे हिंदी भाषी बच्चों की अगर बात करें तो हैप्पीनेस ऑफ रिलैक्सेशन और रिलीफ, जब वो पढ़ते हैं तो उनको ऐसा भी लग सकता है, ये भी हो सकता है हैप्पीनेस
इंटेंस इनकन्वीनियंस और तो लगेगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन 1 के बाद पी लग सकता है। हैप्पीनेस इज द फीलिंग, हैप्पीनेस एक फीलिंग है, ये भी ऑप्शन लग सकता है कि 1 के बाद पी आ सकता है, 1 के बाद आर भी आ सकता है। विच कम्स आफ्टर द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, विच कम्स आफ्टर द फीलिंग ऑफ, तो उसको ये भी लग सकता है कि इस रिलेटिव प्रोनाउन के साथ हो सकता है, इस प्रीपोजिशन के साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है। तो इस तरीके का जब डिटेल ग्रामर का नॉलेज होता है तो थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है। लेकिन ध्यान से देखो, जब आप फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ते हो तो आपको ये पता होना चाहिए जो फीलिंग है अपने साथ क्या लेता है, फीलिंग अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेता है। ये इसी सेंटेंस में दिया हुआ है फीलिंग ऑफ, क्या दिया हुआ है, फीलिंग ऑफ। अगर आपको ये पता है फीलिंग अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, तो जो आर होगा वो किसके साथ जाएगा, पी के साथ जाएगा। आर जब पी के साथ जाएगा तो ऑप्शन ध्यान से देखोगे, आरपी एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, आरपी कहीं एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, किसी और ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आपको बस यही चीजें सीखनी है ग्रामर की, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर को फाउंड आउट करना, ये स्ट्रक्चर जब आपको समझ में आ जाए कि सब्जेक्ट की जगह पे ये चीज रखी जानी है तो वो चीज रखी जानी है, वर्ब को देखना है, ऑब्जेक्ट को देखना है, इस तरीके का क्लू निकालना है। क्लू निकाल के आप आसानी से ऑप्शन को क्रैक कर सकते हो। समझ में आई बात। चलो कुछ क्वेश्चन और लेके चलते हैं जिसमें मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है, अभी कुछ आसान आसान से क्वेश्चन है ताकि आप रूल्स को अच्छी तरीके से समझ सको। जैसे ऑप्शन ए, बी, सी और डी दिया है। ऑप्शन ए स्टार्ट हो रहा है वर्ब से, इज क्रेडिटेड विद सेइंग, तो वर्ब से जब तक सब्जेक्ट नहीं है तब तक वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करते हैं। डू नॉट ड्राई योर फीट, बी भी जो है वर्ब से स्टार्ट है तो बी से भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। सी है, इफ यू वांट टू लीव योर फुटप्रिंट ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम, फिर कॉमा लगा हुआ है कि अगर तुम अपना जो है फुटप्रिंट छोड़ना चाहते हो सैंड्स पे टाइम के साथ जो है। फिर डी दिया हुआ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ध्यान से देखो, ये है वर्ब इज क्रेडिटेड और फिर डू नॉट, क्या है, डू नॉट लिखा हुआ है। तो कुल मिला जुला के ये वर्ब है, से स्टार्ट हो रहा है, ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये वर्ब है तो आपको सबसे पहले इसका सब्जेक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा, सब्जेक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसका भी सब्जेक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। भाई सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, फिर वर्ब चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ध्यान से इसको पढ़ोगे तो ध्यान से समझ में आएगा कि ये दिया क्या हुआ है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये दिया हुआ है आपका नाउन। ध्यान से देखिए, ये दिया हुआ नाउन। इसके बाद फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो यहाँ पे आगे डिटेल ऐड की है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये क्या है, ये है पोस्ट मॉडिफायर। क्या है, पोस्ट मॉडिफायर। और ये किससे, ये ऑफ लगाने की जगह कॉमा लगा के जो है इस चीज को जोड़ा गया, तो ये पोस्ट मॉडिफायर है। कुल मिला कि ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट अपना वर्ब लेगा। तो ध्यान से देखो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है इंडिया के। डू नॉट ड्राई योर फीट, तो यह सब्जेक्ट है, तो ये कहा जा रहा है डू नॉट ड्राई योर फीट, या फिर इज क्रेडिटेड विद सेइंग। इन दोनों को पढ़ोगे तो साफ साफ आपको समझ में आ जाएगा कि इसके साथ ये वाला तो नहीं जाएगा, ये वाला जाएगा। जैसे ये वाला जाएगा वैसे आप डी और ए को पेयर बना दोगे। क्या बना दोगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ जाएगा। तो डी ए जैसे पेयर बनाओगे तो एक तो यहां पे मिलेगा, ध्यान से देखो, और कहीं ऑप्शन में है, नहीं है। अगर यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। समझ में आए। तो ये सब क्लू है, जरूरी नहीं है कि इस क्लू से पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मैंने क्वेश्चन ऐसे पिक किए हैं कि ये क्वेश्चन के ऑप्शन इस तरीके का सेट था कि एक ही क्लू से या 2 क्लू से सारे के सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। ये इस वजह से लिया मैंने क्योंकि आप इस चीजों को समझ पाओ कि ये कितना कारगर है। और ये क्वेश्चन मैंने छांटे हैं, ऐसा नहीं मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, ये पिछले सालों में आए हुए आपके क्वेश्चन है, हूबहू एज इट इज ऐसे ही आए हुए हैं। तो बहुत सारे एग्जाम के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको समय नहीं लगता, यूं ही जो है आसानी से कुछ सेकंड्स में अगर आप रूल जानते हो तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे चलिए और एग्जाम्पल की तरफ चले। जरा ध्यान से देखना, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस, आई रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड सम यूजफुल टिप्स टू सॉल्व द। ठीक है, अगर आप ग्रामर का चैप्टर पढ़ते हो, ग्रामर में जब आर्टिकल का चैप्टर पढ़ते हो, तो आपको पता है कि आर्टिकल ए हो, आर्टिकल एन हो या आर्टिकल दा हो। ध्यान से देखना, तो आर्टिकल दा अपने बाद क्या लेता है, नाउन, नाउन हो या नाउन फ्रेज हो, दोनों चल जाएगा, नाउन फ्रेज हो दोनों चल जाएगा, क्योंकि आर्टिकल का इस्तेमाल नाउन के लिए किया जाता है। तो जरा ध्यान से देखिए, ऑप्शन डी में क्या लिखा है, टू सॉल्व दी। टू सॉल्व दी के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, नाउन फ्रेज आना चाहिए, नाउन फ्रेज आना चाहिए, या फिर क्या आना चाहिए, यहाँ पे नाउन आना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो कि इसके बाद क्या आई रिक्वेस्ट यू टू आएगा, टू सॉल्व द, और फिर आई रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व द समथिंग। टू सॉल्व के बाद क्या प्रोवाइड आ सकता है, वर्ब, नहीं, द के बाद वर्ब आएगा नहीं, तो डी के बाद सी नहीं हो सकता और डी के बाद बी भी नहीं हो सकता, तो डी के बाद क्या आएगा, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन। ये क्या है, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन, ये आपका नाउन, और ये दो के दोनों इसके प्री मॉडिफायर है। तो यहां से डी और ए पेयर बनाएगा, क्या बनाएगा, डी और ए पेयर बनाएगा, एक साथ में आएगा। जरा डी ए पेयर देखो कहां पे है, यहां पे है और किसी ऑप्शन में ही नहीं है, किसी ऑप्शन में नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और यहां पे भी देखो, आई रिक्वेस्ट यू टू, 2 + V1 लेता है, और यहाँ पे वर्ब दिया हुआ प्रोवाइड जो है, तो बी के साथ सी आना चाहिए। क्या बी के साथ सी है, बी के साथ सी है, फिर डी है, तो राइट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, बी हो गया। तो इस तरीके के बहुत सारे
क्लू होते हैं जो एग्जामिनेशन में जो बेसिक ग्रामर के रूल पढ़ते हैं उनसे आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। तो ये तो वो चीज है। अब चलो मैं एक सबसे बड़ा सबसे कारगर रूल बताता हूं, ठीक है ना, जिसका आधा वर्जन आपको यूट्यूब पे या टीचर्स के माध्यम से मिलता है, पर पूरा वर्जन नहीं मिलता, आधा वर्जन मिलता है, आधा वर्जन सब बनाते हैं। ये अप्रोच नंबर 2 है। एक तो ये है कि जो ग्रामर के बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब नाउन और प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ते वक्त बस हम पढ़ लेते हैं, उसको कभी सीरियसली समझते नहीं है, क्योंकि हमें समझ में नहीं है, समझ जरूरत ही नहीं पड़ी कि क्यों इसका गहराई से अध्ययन करना जरूरी है। नाउन प्रोनाउन और एग्जेक्टिव, ए स्टैंड फॉर एग्जेक्टिव। तो सबसे पहले नाउन प्रोनाउन देखेंगे। नाउन और प्रोनाउन के अप्रोच की अगर बात करें, नाउन प्रोनाउन की अगर अप्रोच की बात करें, तो एक जो अभी तक आप पढ़ के समझते हुए आ रहे हो, आपको एक बात ये पता है कि किसी ऑप्शन में आपका नाउन दिया हो और किसी ऑप्शन में प्रोनाउन दिया हो। तो नाउन जिस ऑप्शन में आता है वो पहले आता है, प्रोनाउन जिस ऑप्शन में आता है वो बाद में आता है। और प्रोनाउन से अगर कोई स्टार्ट हो रहा है तो सेंटेंस उससे स्टार्ट नहीं कर सकते, ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता है। ये चीजें मुझे अंदाजा आप लोग अगर मेंस तक आए हो तो सब सीख सीख के आए हो। लेकिन ये इससे जो एग्जाम में क्वेश्चन क्रैक होता है ना, वो थोड़ा क्रैक होता है, पूरा क्रैक नहीं होता। अब एक बात और समझो, मान लो आपके पास ऑप्शन ए दिया हो, ऑप्शन बी दिया हो, ऑप्शन सी दिया, ऑप्शन डी दिया हो। एक ऑप्शन में नाउन दिया हुआ है और किसी एक ऑप्शन में आपके पास प्रोनाउन दिया हुआ है, किसी एक ऑप्शन में आपके पास प्रोनाउन दिया हुआ है। केस 1। तो ग्रामर का रूल ये कहता है कि ये जो नाउन और जो प्रोनाउन है ना, ये नाउन प्रोनाउन एक साथ आएगा, मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो है ये पेयर में आएगा। ये क्या आएगा? पेयर में आएगा। अगर ये कभी आप बना जाओ तो क्वेश्चन 90% वही सॉल्व हो जाता है। मान लो केस 2 ध्यान से देखना, केस 02 ध्यान से। केस 2 की बात करें, अगर आपके पास कुछ ऑप्शंस इस तरीके से हैं, आपके पास ए है, आपके पास बी है, आपके पास सी है, आपके पास एक ऑप्शन में क्या दे दिया गया है? एक ऑप्शन में आपके नाउन दे दिया गया है, और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे प्रोनाउन दे दिया गया है, यहाँ पे प्रोनाउन दे दिया, ठीक है। अगर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिया हो तो ध्यान रखिएगा ए सी डी पेयर में आएगा या फिर ए डी सी पेयर में आएगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि बी बीच में घुस जाए, बी बीच में घुस जाए, कभी ऐसा नहीं। एग्जाम में जब भी जाइएगा इस अप्रोच को बढ़िया से लगाइएगा, इससे क्या होगा, आपके बड़े बड़े क्वेश्चन क्रैक होंगे। तो ग्रामर में जब आप पैराग्राफ बनाते हो तो पैराग्राफ का ये रूल होता है कि पैराग्राफ फॉर्म करते वक्त आपने नाउन इस्तेमाल किया है, तो अगर आपको प्रोनाउन इस्तेमाल करना है तो उसके जस्ट बात करना है, एक बार वापस से प्रोनाउन इस्तेमाल करना है तो फिर उसके बाद करना है। उसके बाद अगर आपने ब्रेक ले लिया, कोई लाइन लिख दी जिसमें आपने प्रोनाउन मेंशन नहीं किया है, प्रोनाउन जिसमें मेंशन नहीं किया है, तो फिर से आपको पहले नाउन मेंशन करना पड़ेगा, फिर प्रोनाउन मेंशन करना पड़ेगा, फिर प्रोनाउन मेंशन करना पड़ेगा। आप हॉल्ट लाइन नहीं डाल सकते हो और उसके बाद प्रोनाउन नहीं मेंशन कर सकते हो। अगर आपने हॉल्ट लाइन डाल दी, मतलब एक ऐसी लाइन जिसमें प्रोनाउन नहीं मेंशन कर रखा है, तो वापस आपको नाउन का जिक्र करना पड़ेगा, फिर प्रोनाउन और फिर प्रोनाउन इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये रूल इन जनरल जो एसएससी के शिक्षक हैं वो नहीं पढ़ा रहे हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि उन्होंने इसको सही से रिसर्च नहीं किया है। ये मुझे इस तब जानकारी मिली जब मैं 2019 में पैराजंबल पढ़ाने के लिए रिसर्च कर रहा था। तो सबसे पहले मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था इंटरनेट पे जाके कि हाउ टू फॉर्म ए पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ ग्रामेटिकली कैसे लिखते हैं। अगर मुझे लेंदी पैराग्राफ लिखना हो, स्टोरी रखना हो, तो उसका करेक्ट फॉर्मेट क्या होता है। तो वहाँ से जाके मुझे जानकारी मिली कि ये जो फॉर्मेट है कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, पहले नाउन होता है, फिर प्रोनाउन होता है, फिर प्रोनाउन होता है, फिर ब्रेक लगता है, फिर नाउन होता है, फिर प्रोनाउन होता है, फिर प्रोनाउन होता है। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस चीज़ का इस्तेमाल करके सबसे बड़े लेंदी जो पैराग्राफ के क्वेश्चन है उनको सॉल्व किया जा सकता है। कई बार आप देखोगे कुछ सेंटेंसेस में ये ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा। वो इस वजह से आपको दिखाई देगा क्योंकि आपकी गहरी नॉलेज नहीं हो पाएगी, मतलब जब आप एग्जाम में अपीयर होगे तब हो सकता है कि गहरे नॉलेज ना हो पाए, लेकिन उसमें हिडन यही स्ट्रक्चर रहता है, हिडन हमेशा यही स्ट्रक्चर रहता है। तो इस रूल का इस्तेमाल आपको ऐसे ही करना है, जब भी आपके पास एग्जाम में दिख जाए तो आप इसे टिक करके आइएगा। जब इसे टिक करके आएंगे तो मेरा ये मानना है कि आप एग्जामिनेशन में जो है 99.99% टाइम सही होंगे, 1-8% टाइम गलत हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उतनी प्रैक्टिस या अभ्यास ना हो पाए मेंस जाने तक, और ये समय भी नहीं कि आप उतनी गहराई में जाके इसको एक्सप्लोर करो। बहुत रेयर केस में इस तरीके का क्वेश्चन आता है। अब चलो क्वेश्चन में इसी चीज को अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो, ये मैंने छांटा है क्वेश्चन, 234 क्वेश्चन नंबर है, ताकि कंसेप्ट आप सही से समझ पाओ, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है।
इसके ऑप्शन इस तरीके से सेट है, जरा क्वेश्चन इस तरीके से सेट है। अगर रूल आप समझ पाए होगे कि नाउन वाला ऑप्शन पहले आएगा और प्रोनाउन वाला ऑप्शन बाद में आएगा, प्रोनाउन वाला बाद में आएगा, अगर इस बात को अच्छे से समझते हो, ठीक है ना, तो जरा इसको ध्यान से पढ़ो। ही मीट्स मी इन द सेम फ्रैंक फ्रेंडली वे एज ही ऑलवेज विदाउट मेंशनिंग इट। He has owed it to me for 12 months now. I can realize whenever I meet him that he has forgotten that he owes me $1. मैं बात कर रहा हूं किसी के लिए, मतलब कोई अपने दोस्त के लिए। माई फ्रेंड टॉड ओज मी $1। लास्ट लाइन में लिखा है कि मेरा जो दोस्त है टॉड, वो $1 ओ करता है, मतलब उसने मेरे से पैसा लिया है, उसको वापस करना है। बाकी सब जगह ध्यान से देखोगे, इसको पढ़ोगे तो जो ही आया है और ये ही आया है, ये ही आया है, ये तीन के तीनों जो प्रोनाउन है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये प्रोनाउन जो है ये किसके लिए आया है? ये माई फ्रेंड टॉड के लिए आया है। किसके लिए आया है? माई फ्रेंड टॉड के लिए आया। तो रूल ये कहता है कि भैया नाउन पहले आएगा, प्रोनाउन बाद में आएगा, तो मतलब डी पहले आना चाहिए, बाकी सारे ABC आपस में किसी तरीके का फॉर्मेशन करे, लेकिन वो हमेशा डी के बाद आएंगे। जरा ऑप्शन ध्यान से देखो, सिर्फ एक ही ऑप्शन डी से स्टार्ट हो रहा है। अब सोच के देखो कि अगर ये रूल आपको पता है तो एग्जाम में आप गए हो, आप अपने कितना समय बचा लोगे। ऐसा नहीं कि इसकी मीनिंग इतनी डिफिकल्ट है लोग समझ ना पाए। अगर ये रूल नहीं जानते हैं तो उनको समय लगेगा, पर अगर ये रूल जानते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन को सेकंड्स में सॉल्व कर पाएंगे। कुछ बच्चों का कहना होगा कि सर एग्जामिनेशन में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे, लंबा लंबा क्वेश्चन आया था, फेज 13 में भी लंबा लंबा क्वेश्चन आया था, पिछले सालों में भी लंबा लंबा क्वेश्चन आया था। कोई बात नहीं, 2022 के मेंस का क्वेश्चन अभी, 2023 के मेंस का क्वेश्चन अभी, 2024 के मेंस का क्वेश्चन आपके सामने भी रखूंगा, और अभी आप यूं ही उड़ाओगे। उस टाइम पे भी जब पेपर हुआ था 22 में, 23 में, 24 में, तो हमेशा यही हल्ला उड़ा था कि बहुत लेंदी पैराजंबल्स आ रहे हैं। आपके सामने मैं आपको उड़ा के दिखाता हूँ, लेकिन एक बार आप अप्रोचेज को सही से देख लो, क्योंकि जब सीखते हो ना तो छोटी छोटी चीज़ों से सीखा जाता है, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स सवालों की तरफ मूव करता है। सीधे कॉम्प्लेक्स सवाल जब आप लगाओगे तो दिक्कत होती है। क्योंकि मेरा ये मानना है, मुझे शुरू से इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है मेंस के बैच में, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं कि पैराजंबल को इस तरीके से सॉल्व नहीं करते हैं। वो उनको तो बस ले आ दो, क्वेश्चन सॉल्व करा दो। तो क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले मेरे को मेथड भी पढ़ाना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे बच्चों ने मेरे से पढ़ाई नहीं कर रखा है, तो मुझे ये सब चीज़ पढ़ाना पड़ रहा है। जरा इस क्वेश्चन को देखो और आप सारे के सारे बच्चे बताओ कितनी देर में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं स्क्रीन से हटूं जरा, ठीक है ना। मैं पढ़ता हूं आपके सामने। When he reached his town, he went to his house and knocked at the door. हिंदी मीनिंग भी पढ़े देता हूं। When he reached his town, जब वो अपने गांव पर पहुंचा, अपने टाउन में पहुंचा, he went to his house, वो अपने घर गया, and knocked at the door, उसने डोर को नॉक किया। A man went away from his house, एक आदमी जो है अपने घर से दूर गया। Disappointed, he decided to take it himself, disappoint होके उसने डिसाइड किया कि खुद ही लेके जाएगा। One day he wrote a letter to his family but could not find anyone to take the letter to his town. एक दिन उसने एक लेटर लिखा अपने परिवार को, लेकिन बट ही कुड नॉट फाइंड एनी वन टू टेक द लेटर टू हिज टाउन, कि उससे कोई मिला नहीं कि वो उसका जो है घर ले जा सके लेटर। ध्यान से देखोगे, अगर आप इस पे ग्रामर का रूल अप्लाई करोगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ ही, ये है प्रोनाउन। ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा ही प्रोनाउन है और यहाँ पे ही प्रोनाउन है। ये और ये तीनों जो प्रोनाउन है, जरा ध्यान से देखो, किसके लिए आया है? ए मैन के लिए आया है। ए मैन एक ही नाउन है, यहाँ पे क्या है? ही क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है, और यहाँ पे सिंगुलर जो है नाउन खाली ए मैन है। ये क्या है? ये नाउन है। तो रूल तो यही कहता है भाई, बी जो है ये पहले आएगा, किससे? ए से, सी से और डी से। ध्यान से देखो, एक ही ऑप्शन बी से स्टार्ट हो रहा है। सवाल पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। मेंस के भी सवाल है ये। आपको लगेगा कि नहीं सर ये तो ऐसे इजी सवाल लेके आओ, नहीं, ये तो समझाने के लिए मैंने ऐसे पकड़े हुए हैं क्वेश्चन जो सीधे मतलब एक ही क्लू से पूरे क्वेश्चन ही क्रैक हो रहे हैं। कई बार आप एग्जाम में देखोगे कि अगर एग्जामिनर ने ऑप्शन को रखने में अगर थोड़ा सा चूतिया काट दिया तो एक क्लू से सारा क्वेश्चन निकल जाता है। 2017 मेंस का पेपर मैं बता रहा हूँ, 2017 मेंस के पेपर में 20 क्वेश्चन आए थे। 20 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 17 क्वेश्चन ऐसे थे जो सिर्फ इसी नाउन प्रोनाउन को देख के 17 क्वेश्चन यूं ही उसके ऑप्शन गंदी तरीके से सेट थे कि सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गए थे। 17 क्वेश्चन 20 में से सोच के देखो। तब भी लोग चिल्ला रहे थे 2017 का पेपर बहुत डिफिकल्ट है, 2017 का पेपर बहुत डिफिकल्ट है। अब पेपर 2017 का उठा के देखो, नाउन प्रोनाउन से 17 क्वेश्चन निकल जाएंगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं। ऑन ए हॉलीडे दे वेंट वॉकिंग इनटू फॉरेस्ट एंजॉयिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर। Suddenly they saw a bear coming towards them. They become frightened, and Raju, who knew all about climbing trees, climbed up one quickly. ठीक है ना। तो डी दिया है, विजय एंड राजू वर फ्रेंड्स।
यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, दे दिया हुआ है, जिसको ना दिखाई दे रहा हो मैं लिख दूं, ये दे दिया हुआ है, ये दे दिया हुआ है और ये दे दिया हुआ है। और जिसको प्रोनाउन की जानकारी सही से नहीं है, जिसको प्रोनाउन की जानकारी सही नहीं है, जिसको प्रोनाउन की जानकारी नहीं है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, दे भैया क्या होता है, ये प्रोनाउन है। दे क्या है, ये प्रोनाउन है। और कैसा प्रोनाउन है, अरे हैंग मत कर भाई, ये है प्लूरल प्रोनाउन। पैसा मेरे भाई लोग, प्लूरल। ये कैसा प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है। रुक जा यार, बोर्ड हैंग करने लगा, पढ़ाने का मजा ही किरकिरा हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है किसके लिए आया होगा, अगर आप ये बात करोगे अगर प्लूरल प्रोनाउन है तो आएगा किसके लिए, ये आएगा प्लूरल नाउन के लिए, प्लूरल नाउन के लिए। तो दे तीनों तभी मेंशन कर पाओगे जब सबसे पहले प्लूरल नाउन मेंशन करोगे, तभी तो उसे वापस से प्रोनाउन के माध्यम से रिप्लेस करोगे। पहले प्लूरल नाउन तो मेंशन करो। एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, विजय एंड राजू। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखो, विजय एंड राजू, विजय एंड राजू, ये एक ही जगह दिया हुआ है। ये क्या है, दो बंदे हैं, दो को जोड़ा गया एंड से, तो ये प्लूरल होता है। यहाँ पे क्या है, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। अगर इस क्लू को आप सही से समझ पाए तो ऑप्शन किससे स्टार्ट होना चाहिए, डी से स्टार्ट होना चाहिए। तो दो ऑप्शन तो यूं ही निपट गया, दो ऑप्शन यूं ही निपट गया, दो ऑप्शन क्या हो गया आपका, यूं ही निपट गया। अब इसमें इस क्लू से पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, ये इसी से निपट गया है कि डी से स्टार्ट हो रहा है, डी से स्टार्ट हो रहा है। फिर सी ए बी का सीक्वेंस आपको खाली देखना है। अब जब सी ए बी का सीक्वेंस देखोगे तो इसकी मीनिंग भी आसान है, इतना वैसा नहीं है कि मीनिंग आसान नहीं है। जैसे ध्यान से देखो, दे बिकम फ्राइटेंड, वो डर गए, एंड राजू हु न्यू ऑल अबाउट क्लाइंबिंग ट्रीज क्लाइंब अप वन क्विकली। अब आपने बचपन से स्टोरी सुन रखी होगी कि हम कहीं गए थे, भालू आया तो एक आदमी को पता था, पेड़ पे चढ़ गया, उसके दोस्त को खा गया। ये वाली कहानी बचपन से अपन ने सुनी है, उस पर ही था। तो ये क्वेश्चन कोई भी आसानी से वो कर देगा भाई। ये फ्राइटेंड होगा मतलब डरेगा तो तभी जब पहले वो किसको देखेगा, पहले वो बियर को देखेगा। तो ऑन ए हॉलीडे दे वेंट वॉकिंग इनटू ए फॉरेस्ट एंजॉयिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर, सडनली दे सॉ ए बियर। तो जब तक वो जंगल में नहीं जाएंगे तब तक वो क्या करेंगे, जो है भालू को नहीं देखेंगे, भालू को नहीं देखेंगे तो डरेंगे नहीं। तो जो डी होगा, फिर ए होगा, बी होगा, सी होगा, तो डी ए बी सी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? आसान था, हिंदी मीनिंग भी बहुत आसान थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन में बहुत आसानी से जो है समय भी बच सकता है। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन है, सडनली सी सॉ ए चाइल्ड बेगिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। सडनली सी सॉ ए चाइल्ड बेगिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। यहाँ पे लिखा हुआ सी और यहाँ पे लिखा हुआ ए चाइल्ड। क्या लिखा, ए चाइल्ड। सी का मतलब क्या हो गया, ये है प्रोनाउन। प्रोनाउन होने का मतलब ये हो गया, और वो भी फीमेल प्रोनाउन है, मतलब आपको फीमेल नाउन चाहिए। तो सी के लिए आपको ढूंढना है कि कहीं महिला, कहीं लड़की का नाम मेंशन है, उसके लिए कोड क्या हो गया। सी ऑल्सो नोटिस दैट देयर वॉज ए बुक इन हिज बैग। उसने ये भी नोटिस किया, फिर से सी आया। ध्यान से देखो, दूसरा प्रोनाउन दिया हुआ है। रूही वॉज गेटिंग रेस्टलेस एज सी स्टिल हैड ओवर 2 आवर्स टू वेट बिफोर हर ट्रेन केम। फिर यहाँ पे रूही का नाम दिया हुआ है, ये हमें फीमेल मिल गई। तो हमें ये पता चल गया क्या, यहाँ से एक कंक्लूजन मिल गया, जो सी होगा वो हमेशा किसके किसके पहले आएगा, ए और बी के पहले आएगा, ए और बी के पहले आएगा। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें नाउन है और इसमें क्या होगा, इसमें प्रोनाउन है, इसमें प्रोनाउन पहले आएगा। जैसे एक क्लू मिला, दो चार ऑप्शन तो निपट सकते हैं। तो आपको बस ये देखना है, सी से स्टार्ट होना चाहिए, सी ए बी से पहले आना चाहिए। सी ए बी से पहले है ही नहीं है, सी ए बी से पहले, सी ए बी से पहले, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ए चाइल्ड दिया हुआ है और दिया हुआ है ही अपीयर्ड। अगर ही दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे चाइल्ड दिया हुआ है, तो ही क्या है, मेल हो गया, प्रोनाउन, मेल प्रोनाउन हो गया, मेल सिंगुलर प्रोनाउन हो गया। और यहाँ पे चाइल्ड दिया हुआ है तो मेल नाउन हो गया, मेल नाउन हो गया। इससे क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा ए डी से पहले होना चाहिए। तो क्या ए डी से पहले नहीं है, दोनों ऑप्शन में ए डी से पहले ही है, दोनों ऑप्शन में ए डी से पहले ही है। देखो ना इधर पे, इसमें भी ए डी से पहले, इसमें भी ए डी से पहले। तो ये वाला जो क्लू है ये किसी काम में नहीं आया, ए डी से पहले ये काम में नहीं आया। अब जरा ध्यान से देखो, ही अपीयर टू बी ए यंग बॉय ऑफ अबाउट 10 ईयर्स हु हैड ए स्मॉल बैग ऑन हिज शोल्डर। अब एक चीज और आपको ध्यान देना है, मैंने आपको क्या बताया कि अगर पहले आया है, इससे अगर आपका क्लू नहीं निकला, कि क्वेश्चन नहीं निकला, तो मैंने एक और क्लू बताया आपको। जैसे मैं इसमें ये बोलूं कि ये जो सी है, सी ए बी एक साथ आ सकता है,
सी ए के साथ पेयर बना सकता है, सी बी के साथ पेयर बना सकता है, यही तो बताया, नाउन और अपने प्रोनाउन के साथ आता है, तो सी ए बी होगा, सी बी ए हो सकता है। लेकिन एक चीज तो फिक्स है, क्या है, एक चीज तो फिक्स है कि जो डी है वो ए के साथ ही आएगा, क्योंकि एक ही नाउन है, इसका एक ही प्रोनाउन है, तो डी ए हमेशा साथ में आना चाहिए। डी ए को आप अलग नहीं कर सकते हो, जब एक ही नाउन हो और एक ही प्रोनाउन हो तो पक्का साथ में आते हैं। अगर एक से ज्यादा प्रोनाउन दिया हुआ है, भले उनको थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख सकते हो, पर एक ही नाउन और एक ही प्रोनाउन है तो उनको तो अलग बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो अगर उनको अलग नहीं कर सकते हो तो डी को एक साथ लेना पड़ेगा, ठीक है ना, सॉरी एडी को साथ लेना पड़ेगा, एडी को साथ लेना पड़ेगा। अब देखो ये वाला क्लू भी काम नहीं आ रहा है, एडी भी साथ में है। अब आपके पास सी बी ए ऑप्शन में, सी ए डी बी ऑप्शन में, ये कह रहा है कि सी ए बी एक साथ रख सकते हैं, ठीक है ना, सी ए बी एक साथ रख सकते हैं, जो भी हमने एक आप रूल बताया, तो सी ए बी एक साथ रख सकते हैं। चलो हमने ये रूल कहा था कि अगर ये दो हैं तो दोनों को एक साथ, चाहे सी ए बी रखो चाहे सी बी ए रखो, इन दोनों में कोई पेयर हो सकता है, हॉल्ट नहीं डाल सकते बीच में, ये रूल बताया था ना मैंने कि इन दोनों को एक साथ रखो, चाहे सी ए बी रखो चाहे सी बी ए। तो कोई ऐसा ऑप्शन दिया हुआ, एक ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी बी ए, तो रूल के हिसाब से हम ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। अब जरा इसकी मीनिंग चेक करके वेरीफाई करते हैं, इसकी मीनिंग चेक करके वेरीफाई करते हैं कि क्या ये संभव है, क्या जो हमने रूल पढ़ा है वो रूल यहाँ पे अप्लाई होगा या रूल मिसमैच कर रहा है। चलो सबसे पहले सी से स्टार्ट होगा, ये कंफर्म हो गया है। रूही वॉज गेटिंग रेस्टलेस एज सी स्टिल हैड ओवर 2 hours टू वेट बिफोर हर ट्रेन केम। रूही जो है रेस्टलेस हो रही थी क्योंकि 2 घंटे अभी भी बचे हुए थे ट्रेन आने से पहले, ठीक है। उसके बाद है सी ऑल्सो नोटिस्ड, ठीक है ना, सडनली सी सॉ ए चाइल्ड बेगिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, और सी ऑल्सो नोटिस दैट देयर वॉज ए बुक इन हिज बैग। तो जब आप ऑल्सो शब्द को ध्यान से देखोगे कि सी ऑल्सो नोटिस, तो इसका मतलब है कि उसने पहले कुछ देखा होगा फिर से और कुछ देगा। ऑल्सो का मतलब ऑल्सो किस लिए है, ये किया ये भी किया, ऑल्सो का मतलब भी किया, मतलब दूसरे एक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब उसने पहले कुछ किया होगा, कुछ देखा होगा, फिर उसके बाद ये भी देखा होगा। तो जो सी के साथ है वो पहले ए आना चाहिए, ठीक है ना, और उसके बाद बी आ सकता है। तो रूही वॉज गेटिंग रेस्टलेस, यहां से हो गया, तो सडनली सी सॉ ए चाइल्ड। सी ऑल्सो नोटिस आ ही नहीं सकता, रीजन समझो, सी ऑल्सो नोटिस आ ही नहीं सकता क्योंकि ऑल्सो का मतलब क्या हो गया, उसने कुछ देखा होगा फिर कुछ और देखा होगा, इसमें कहीं है ही नहीं है। रूही वॉज गेटिंग रेस्टलेस एज सी स्टिल हैड ओवर 2 hours टू वेट बिफोर हर ट्रेन केम बैक। तो रूही ने देखा होगा, इसने देखा सडनली सी सॉ ए चाइल्ड बेकिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, तो सी के बाद क्या होगा, ए होगा। सी के बाद जैसे ही ए होगा, ध्यान से देखो ये वाला ऑप्शन आया, सी के बाद अगर आप ए लोगे तो ए के बाद आपको डी लेना पड़ जाएगा। रीजन इसके पीछे का क्या है, रीजन इसके पीछे का है क्योंकि एक ही नाउन है और एक ही प्रोनाउन है। क्या है, एक ही नाउन है और एक ही प्रोनाउन है, तो जब एक नाउन एक प्रोनाउन होता है तो पेयर में लेना पड़ेगा। और सी के बाद हम जो है बी वाला ऑप्शन इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि इसने ऑल्सो नोटिस किया है, मतलब कुछ और नोटिस किया होगा। तो इसका ये मतलब है ये वाले जो रूल में ये वाला जो सेक्शन बता रहे थे कि ये पेयर में आएगा, वो यहाँ पे फेल हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि कुछ केसेस में फेल होगा, यहाँ पे केस इसलिए बन रहा है क्योंकि नाउन प्रोनाउन में अगर एक ही नाउन है एक ही प्रोनाउन वो पेयर में बनता है। एक नाउन एक प्रोनाउन है, मतलब एक नाउन और 2 प्रोनाउन है तो उनके बीच में हॉल्ट नहीं डाला जाता जब आप पैरा लिख रहे होते हो। लेकिन इस केस में अगर आप इनके बीच में गैप नहीं रखोगे तो क्या होगा, इनके बीच में गैप ना रखने की वजह से जो है ये वाला रूल ब्रेक हो जाएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान देना कि जब आपको प्रायोरिटी में चेक करना हो, एक नाउन एक प्रोनाउन है तो एक नाउन को और एक प्रोनाउन को हमेशा पेयर में ही डालना है। एक नाउन 2 प्रोनाउन है तो उनके बीच में थोड़ा सा हॉल्ट डाल सकते हो, जैसे यहाँ पे हॉल्ट डाल सकते हो। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा, ना कि डी ऑप्शन होगा। इस चीज को मैं पहले भी बता सकता था लेकिन मुझे समझाना था आपको पूरा का पूरा केस कि आपको अच्छी तरीके से समझना है। ये केस होता है लेकिन ये वाला रूल ब्रेक हो जाता कि अगर एक नाउन एक प्रोनाउन हो तो पेयर में रहेगा। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये 2019 मेंस का क्वेश्चन है, 2019 मेंस का क्वेश्चन, कई बार इसको पढ़ा भी चुका हूं मैं। जरा ध्यान से देखिएगा। सत्यजीत रे वॉज वेरी गुड एट डेलीगेटिंग वर्क, नो वंडर हिज फिल्म्स वर यूनिवर्सली एक्लेम्ड। ए सत्यजीत रे फिल्म वॉज सोलेली हिज फिल्म्स, इवन आफ्टर डेलीगेशन ही वॉज इन्वॉल्व्ड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म। ध्यान से देखना, ऑप्शन यहां पे लिखा हुआ सत्यजीत रे, ए सत्यजीत रे फिल्म वॉज सोलेली हिज फिल्म, ये ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है हिज फिल्म्स। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्रोनाउन का इस्तेमाल है, यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल है। पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो भी किसी नाउन के लिए इस्तेमाल होता है या प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब तक वो नाउन या प्रोनाउन मेंशन नहीं कर दोगे तब तक पजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो बी और डी से ऑप्शन स्टार्ट ही नहीं कर सकते हो। और अगर ध्यान से यहाँ पे देखो तो ये जो ए ऑप्शन है ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो जब भी हमें इस तरीके का नाउन और प्रोनाउन का क्लू मिलता है आप इसे
वो कर लेते हो। अब सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि मान लो हिज को और इसको अगर मैच कराना हो तो ध्यान से देखो डाउट क्या बनता है। डाउट ये बनता है कि ए सत्यजीत रे, ये जो ए सत्यजीत रे है इसके साथ हम मैच कराएं नाउन प्रोनाउन को, या फिर सत्यजीत रे के साथ मैच कराएं। तो ये बहुत बड़ा डाउट बनेगा। तो जब इस तरीके का डाउट बढ़ता है तो इस क्लू का और आगे इस्तेमाल नहीं हम कर पाते क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो इस चीज को हम यहाँ पे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे जब आगे चलोगे, अभी आर्टिकल का रूल पढ़ाऊंगा, तो अगर कोई चीज आर्टिकल ए और एन के साथ स्टार्ट की जाती है, जैसे यहाँ पे सत्यजीत रे की बात हो रही है, इसके बाद आर्टिकल ए लगाया गया, तो आर्टिकल ए जो है या एन किसी चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए डाला जाता है। तो आपके पास जो बचा हुआ ऑप्शन है या तो सी से स्टार्ट है या तो ए से स्टार्ट है। तो सी और ए में अगर देखा जाए तो ए सत्यजीत रे फिल्म की बात हो रही है और सत्यजीत रे की बात हो रही है, इनके पहले आर्टिकल नहीं है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया जा रहा है। अगर यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया जा रहा है तो जो ऑप्शन सी होगा इससे स्टार्ट होगा, और दो ऑप्शन ऑलरेडी सी दिया हुआ है तो इससे भी आपको हिंट मिलता है कि भैया स्टार्ट तो यहीं से करेंगे। फिर आगे चल के अभी और बताऊंगा एक आध क्लू, जैसे ट्रांजिशन वर्ड अप्रोच बताता हूँ कि कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स दिए होते हैं दो ऑप्शन में जिनको देख के भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे लिखा है सत्यजीत रे वॉज वेरी गुड एट डेलीगेटिंग वर्क। जो सत्यजीत रे थे अपना जो काम है वो बांटने में, डेलीगेट करने में बड़े अच्छे थे। और उसके बाद ऑप्शन डी में दिया इवन आफ्टर डेलीगेशन, डेलीगेशन के बाद ही वॉज इन्वॉल्व, डेलीगेशन के बाद जो है वो इन्वॉल्व होते थे सभी एस्पेक्ट, सभी पहलुओं पे पिक्चर के। तो भाई जब पहले आप ये बताओगे वो डेलीगेट करने में अच्छे थे, तभी ये बताओगे ना कि पहले वो डेलीगेट करते थे, फिर जो है वो क्या काम करते थे, डेलीगेशन के बाद भी सभी पहलुओं में इन्वॉल्व रहते थे। तो ये जो डेलीगेट करने वाली शब्द है ना, ये दो बार इस्तेमाल हुआ है, एक तो वहां वाला और एक तो यहाँ वाला। तो यहां से ट्रांजिशन हो रहा है, क्या हो रहा है, यहां से ट्रांजिशन हो रहा है कि पहले डेलीगेट करेगा, पहले जो है क्या काम करेगा, कोई काम देगा, उसके बाद जो काम हो रहा है उसको जो है अच्छे तरीके से चेक करेगा, उसमें भी इन्वॉल्व रहेगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है ऑप्शन नंबर डी से पहले आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ऑप्शन डी से पहले आना चाहिए, इस ऑप्शन में नहीं आ रहा है, इस ऑप्शन में आ रहा है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। समझ में आया? ये ट्रांजिशन वर्ड अप्रोच है। इस तरीके के वर्ड क्लू को आपको सेंटेंसेस के अंदर देखना पड़ता है। जिस बच्चे को मीनिंग आसानी से समझ में आ जाएगी वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकता है। हिंदी भाषी बच्चा इसमें कंफ्यूज भी हो सकता है अगर हिंदी मीनिंग के हिसाब से इसको सॉल्व करे तो। अगर ग्रामेटिकली इसको सॉल्व करेगा तो आसानी से सॉल्व कर पाएगा। मैं आपको ये बता देता हूँ, जब 2019 में ये पहली बार क्वेश्चन आया था, ये कोविड का एरा है जब बिल्कुल अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था ऑफिस के बाहर, तो उस टाइम पे मैं घर पे बैठ के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था। तो मैं ही कंफ्यूज हो गया था कि इसके बाद ये लेते, इसके बाद ये पहली बार ऐसा था जब मैं पैराजंबल पे रिसर्च कर रहा था कि पैराजंबल जब तक हम समझ के हिंदी भाषी बच्चे पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे शिक्षक जो है तो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, स्पेशली हिंदी भाषी बच्चों के लिए। तो उस टाइम तक मैं पैराजंबल पढ़ाने से डरा करता था। उसके बाद मैंने खूब रिसर्च किया, फिर 2-3 साल मैंने पैराजंबल खूब पढ़ाया है, थोड़ी बहुत गलतियां भी की होगी। अब जाके मुझे ऐसा लगता है कि पैराजंबल पे जो पकड़ बनाया है जो शिक्षक मेरी, वो काफ़ी अच्छी हो गई है। ऐसा नहीं है कि कभी कभी ग्रामर का रूल अप्लाई करते करते एक आध क्वेश्चन गलत नहीं होता है, एक आध क्वेश्चन गलत भी होता है, लेकिन अगर आप मीनिंग वाइज जाते हो तो एक से कहीं ज़्यादा क्वेश्चन गलत होता है। और जितने भी आपको शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जैसे मान लो अमन वशिष्ठ सर है, रानी मैम है, नीतू मैम है, या कोई सारे लोग हैं, तो जब तक वो पर्दे के पीछे आपको पढ़ाने आ रहे हैं तो सबसे पहले उसके ऑप्शन वगैरह चेक कर करा के रट रटा के आते हैं। सारे के सारे लोग यही काम करते हैं, रट रटा के आते हैं, फिर आपको पढ़ाते हैं। मेरे को पैराजंबल ऐसे ही दे दो, बगैर रटे रटाए आ जाऊंगा मैं, लेकिन उनसे ज़्यादा अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाऊंगा। मतलब अगर वो 10 में से 2 गलती करेंगे तो मैं 1 गलती करूंगा, 10 में से 5 गलती करेंगे तो मैं 3 गलती करूंगा। तो ये वाला सीन है। तो पैराजंबल इस तरीके से बहुत एक्यूरेसी के साथ सॉल्व किया जा सकता है। तो जिन जिन बच्चों ने इन तरीकों को अपनाया है ना, उनको पैराजंबल सॉल्व करने में बहुत मजा आ रहा है। अभी एक बच्चा जो प्री से पहले पैराजंबल पढ़ के गया था, बोला कि सर 3 पैराजंबल मेरे यूं देखा, यूं खटाक से निपटा दिए, सेकंड्स लगे, सब ही निकलेगा। चलो 2020 में इसका क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में, फॉर बिलो ही सॉ ग्रीन मीडोज एंड इन देयर मिड्स ए विलेज। मीडोज का मतलब होता है घास के मैदान, ठीक है। तो जब मैं 2020 में मेरे पास ये आया था, मतलब मैं शिक्षक के रोल पे था, तब मेरे को इसका मतलब नहीं पता था यार, क्योंकि अपन लोग जो है क्या काम करते हैं, हिंदी भाषी बच्चे हैं, जितने शब्द ऐसे हैं जो वो कैब में रटना होता है वही रटते हैं। अब जियोग्राफी की ये सब टर्म थोड़ा पता है कि ये घास का मैदान होता है, हरी घास का मैदान होता है। थोड़ा देसी स्टाइल में पढ़ाऊंगा। सारे के सारे जो हिंदी भाषी बच्चे हैं वो, मतलब आप ये मान के चलो आप और बेहतर सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों से अच्छा स्कोर करके आओगे। जैसे लिखा है ध्यान से देखना, फॉर बिलो, फॉर बिलो का मतलब दूर, बहुत नजदीक जाने के, क्योंकि ध्यान से इसको पैसेज पढ़ोगे तो पहाड़ी से नीचे देखने की बात हो रही है। ही सॉ, उसने देखा, ग्रीन मेडोज, ग्रीन घास का मैदान, एंड इन देयर मिड्स, उसके बीच में एक
छोटा सा गाँव, मतलब कोई आदमी पहाड़ पे था, जैसे पहाड़ के टीले पे है, ऐसे चढ़ रहा है, पहाड़ के टीले पे है, यहाँ पे टीले, और यहाँ पे देखा छोटा सा घर बना हुआ है, ये घास का मैदान है, ऐसे ये वाला केस है इसमें, ठीक है ना, ये वाला केस है, इस पे बेस्ट पैसेज है, ऐसे ऐसे छोटी है, और इसके बीच में रास्ता, पैसेज वैसे जा रहा है। तो यहाँ पे आपको देखना क्या है, जो देखने का तरीका है, वो देखने का तरीका देखो भैया, ये है, ये क्या है, ये प्रोनाउन, क्या है, ये प्रोनाउन है। सॉल्व करते वक्त आपको ऐसे देखने की आदत बिल्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास समय है तो आप इसकी आदत बिल्ड कर सकते हो। ही सैट डाउन एंड रेस्टेड, वो बैठ गया और उसने आराम किया, इन द शैडो ऑफ ए रॉक, एक रॉक के, एक पत्थर के छाए में। नूनेज वॉज इन ए पास बिटवीन द माउंटेन, यहाँ पे नूनेज एक पर्सन का नाम हो रहा है, ये आपको मिला नाउन, क्या मिला, ये नाउन, ये भी आपका क्या है, प्रोनाउन। ही स्लोली क्लाइम्ड डाउन, क्लाइम्ड अप होना, ऊपर जाना, क्लाइम्ड डाउन नीचे उतरना। प्रिसिपिसिस, प्रिसिपिसिस का मतलब होता है जब आप पहाड़ी इलाकों में से पतली गलियां होती है उसको बोलते हैं। तो ये जो टर्म है, जो जियोग्राफी वाले बंदे होंगे, जो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से पढ़े होंगे, उनको पता होगा, हिंदी भाषी बच्चों को कहाँ पता है, ठीक है ना। वो वहीं एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया ये स्टोरी किस पे बेस्ड है, ये पैसेज किस पे है, लेकिन यहाँ पे उनको ये तो समझ में आ जाएगा कि भैया ये प्रोनाउन है, क्या है, ये प्रोनाउन है, और ये ही है, एक ही नाउन नूनेज दिया हुआ है, तो नूनेज पहले आएगा, बाकी तीनों बाद में आएगा। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि ऑप्शन सी से स्टार्ट होगा, दो ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर दो, हो गया ना। तो देखो दो ऑप्शन तो आपके पास एलिमिनेट हो गया। तो नाउन प्रोनाउन अप्रोच से आपको क्या मिला, सिर्फ दो ऑप्शन काट दिया, मतलब 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 50% आपके पास बचा हुआ है। सी के बाद ए आएगा या सी के बाद डी आएगा, बस ये आपको देखना है। फॉर बिलो ही सॉ ए ग्रीन मीडोज एंड इन देयर मिड्स ए विलेज, ठीक है ना। ही स्लोली क्लाइम डाउन द प्रिसिपिसेस एंड अबाउट मिडवे केम टू द प्लेन स्टिफ एंड टायर्ड आउट, ठीक है ना। देखो मैं यहाँ पे वर्ड ग्लू की बात करता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो टायर्ड आउट, सबको समझ में आएगा कि वो थक गया, क्या टायर्ड आउट का मतलब हो गया, थक गया। यहाँ पे ध्यान से देखो, इस सैट डाउन एंड रेस्टेड, तो आप बताओ पहले रेस्ट करोगे फिर थकोगे, पहले थकोगे फिर रेस्ट करोगे, ये वर्ड्स क्लू दिखाई दे रहा है। तो अगर ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे थका है, यहाँ पे क्या हुआ है, रेस्ट किया है, तो पक्का डी जो है बी से पहले आना चाहिए। और यहाँ डी बी का ऑप्शन देखोगे तो डी बी से पहले इधर आ रहा है, डी बी से, अच्छा इससे भी सॉल्व नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर अब हिंदी मीनिंग अगर समझोगे, क्योंकि समझा दिया है, तो ये हिंदी मीनिंग से भी आसानी से निकल के आ जा रहा है कि देखो भैया नूनेज क्या होगा, माउंटेन्स के बीच में गुजर रहा था, उसने नीचे देखा हरी घास का मैदान, उसके बीच में एक जो है गांव, तो पहले वो देखेगा, फिर बाद में वो नीचे उतरेगा, नीचे उतरेगा, थक जाएगा, बैठेगा, रेस्ट करेगा, तो डी ए, और उसके बाद ध्यान से देखो सी, सॉरी सी ए, सी ए स्टार्ट होगा, फिर देन डी जाएगा, देन बी जाएगा, नहीं, हाँ ठीक है, सी ए डी बी, ये डी में जो है थकेगा फिर आएगा, तो ऑप्शन बी जो होगा वो राइट ऑप्शन। समझ में आया, तो थोड़ी सी हिंदी मीनिंग क्योंकि समझा दिया तो आसानी से निकल भी गया। अब आगे चलते हैं, आगे ये रूल बहुत कारगर है, ये वाला जो रूल है वो बहुत ज़्यादा कारगर है आपके बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बहुत ज़्यादा ही कारगर है। मतलब अब ऐसे समझो, जैसे पजेसिव एग्जेक्टिव हो गया, ध्यान से देखिएगा, डिमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव हो गया, या फिर डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। जैसे मैं लिखता हूँ कुछ शब्द जिनका ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, जैसे मैंने बात कर दिया दिस, जैसे मैंने बात कर दिया दैट, मैंने बात किया दीज, दोज, और सारे पजेसिव एग्जेक्टिव ध्यान रखिएगा, सारे पजेसिव एग्जेक्टिव, दिस दैट दीज दोज, ठीक है ना। हियर का जो प्लेस बनाते हैं, देयर का, द सेम का, द सेम का, ये जो सारे शब्द मैंने आपके सामने लिखे हैं, जब भी आपके किसी ऑप्शन में मिल जाए तो आप ये मान लेना कि आपके क्वेश्चन वहीं निपट गए, क्या, आपके क्वेश्चन वहीं निपट गए। दिस दैट दीज दोट हियर देयर द सेम जैसे शब्द कभी भी आपके किसी भी ऑप्शन में दिखाई दिए, तो आप ये मान के चलना कि आपके क्वेश्चन चंद सेकंड में निपटने वाले हैं। क्यों, क्योंकि इसको कॉमनली आप ये बोल दो कि ये डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स हैं, चाहे वो एग्जेक्टिव हो चाहे प्रोनाउन हो, चाहे प्रोनाउन की बात करें चाहे एग्जेक्टिव की बात करें, आते तो दो के दोनों जो है नाउन के लिए आए हैं। तो बस ये ढूंढना होता है कि ये सारे के सारे शब्द किस नाउन के लिए आए हैं। जैसे मैंने बोला हियर आई सेट डाउन, हियर आई सेट डाउन, यहाँ मैं बैठ गया,
मैंने एक ऑप्शन में लिख दिया हेयर आई साउट डाउन, तो मन में दिमाग में आपके आना चाहिए वेयर। तो सबसे पहले आपको ये पता आई रीच द कानपुर या आई रीच द पार्क एंड हियर या देयर आई सेट डाउन, ठीक है ना। समवन केम टू माई हाउस, हियर ही सेट डाउन, कोई मेरे घर आया वो यहाँ पे बैठ गया। तो आपको हमेशा ये देखना है ये हियर देयर दिस दैट दीज दोज, ये डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड किस नाउन के लिए आए हैं। जिसके लिए आए हैं जस्ट उसके साथ इसको क्लब करना है। क्या करना है? जस्ट उसके साथ क्लब करना है। तो ये रूल आपको जो है पेयर बनाने में बहुत मदद करता है। क्या करता है? बहुत मदद करता है पेयर बनाने में, और जिससे सारे के सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेते हो। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में एक क्वेश्चन है, 2020 मेंस का क्वेश्चन है, और 2020 मेंस का क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। उस टाइम पे किसी से झिल नहीं रहा था या टाइम लग रहा था इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जो हमारे इधर उस टाइम पे इंग्लिश के सबसे अच्छे मास्टर थे, मैंने उनको देखा कि बैठ के मेरे सामने ये 5-7 मिनट इस क्वेश्चन को बनाते रहे। फिर मैंने उनको बोला कि सर ये चंद सेकंड का क्वेश्चन, आप इसको ऐसे नहीं ऐसे ही कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश के भी एक दो अच्छे टीचर हैं जिनका प्रेजेंटेशन बोर्ड पे बड़ा अच्छा है। आज भी वो काफ़ी पॉपुलर टीचर है, लेकिन जब वो मेरे पास पढ़ा रहे थे तो उनकी 8-10 बार मैंने पूरी की पूरी क्लासेस जो है रिपीट करवाई थी कि सर ये मज़ा नहीं आ रहा है, ये सीक्वेंस होना चाहिए, बच्चों को इससे आसानी से समझ में आ जाएगा। एक होता है आप प्रेजेंटेशन शिक्षक का, एक होता है जो है कंटेंट की डिलीवरी। तो मेरा पूरा फोकस ये रहता है, क्योंकि एज ए स्टूडेंट सबसे पहले चेक करता हूँ यार कि जो मेरे काम की चीज़ें वो मिल रही कि नहीं मिल रही है, जो मुझे पढ़ाया जा रहा है वो एग्जाम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कई बार हम कहानियाँ सुनते हैं और जब एग्जाम में जाते हैं तो खो ही जाते हैं, यार सर ने पढ़ाया तो था, समझ में तो आ रहा है, पर क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं। क्यों नहीं लग रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो आधा से ज़्यादा टाइम तो क्लास में आपको कहानियाँ सुनाने में बिता देते थे, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आती थी तो कभी उनका फोकस ही ये एरिया नहीं होता था। अच्छा ये वाली जगह इस तरीके का क्वेश्चन आता है, आपको ये वाली अप्रोच डालनी है। जैसे 2020 में इसका क्वेश्चन है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है दीज ट्राइब्स बिलीव दैट दे कैन कम्युनिकेट विथ डेड एंसेस्टर्स ओनली थ्रू लैंग्वेज। यहां पे लिखा हुआ है दीज ट्राइब्स। क्या लिखा हुआ है? दीज ट्राइब्स। जरा इस दीज पर गौर कीजिएगा, इस दीज पर गौर कीजिएगा। दीज दैट दीज दोज मैंने बोला, जब दीज ट्राइब्स आया है तो सबसे मैंने मन में सवाल आना चाहिए विच ट्राइब। जैसे ही आया है सबसे पहले क्या आना चाहिए मन में? विच ट्राइब, विच ट्राइब। और दिस नहीं है, दिस लिखा है, तो ट्राइब की जगह क्या होना चाहिए? ट्राइब्स होना चाहिए। इसका मतलब किसी ऑप्शन में मेंशन हुआ होगा तभी उसको यहाँ पे पॉइंट आउट किया जा रहा है, तभी यहाँ पे उसको इशारा किया जा रहा है। आगे जरा ध्यान से देखना, टुडे लिंग्विस्टिक्स कॉल सच ए लैंग्वेज एन आइसोलेटेड लैंग्वेज। आज जो लिंग्विस्ट होते हैं, भाषाविद जो होते हैं, वो क्या करते हैं? इस तरीके के लैंग्वेज को, सच ए लैंग्वेज लिखा है, इसका हिंदी रूपांतरण ये हो गया इस तरीके के लैंग्वेज को। तो ये जो सच या द सेम लिखा हुआ है ना, तो सच ए लैंग्वेज तो किसको इशारा कर रहे हैं? सच ए लैंग्वेज किसको इशारा कर रहे हैं? एन आइसोलेटेड लैंग्वेज, कि जो भाषाविद है आज के समय में कह रहे हैं इस तरीके के लैंग्वेज को कि आइसोलेटेड लैंग्वेज है। तो किस तरीके का लैंग्वेज है? ये भी क्या है आपका? डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है, डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है, डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड हो गया। जूनी इज द लैंग्वेज। तो आपको पहले ढूंढना है कि जिस लैंग्वेज को इशारा कर रहा है वो कहां पे लैंग्वेज है। तो जरा ध्यान से देखिए, जूनी इज द लैंग्वेज क्या है? यहाँ जूनी नाम दिया गया लैंग्वेज का, स्पोकन बाई ओनली जूनी ट्राइब्स। यहाँ जूनी ट्राइब्स के द्वारा बोला जाता है, जूनी इज द लैंग्वेज है। इट इज रिमार्केबल दैट दीज ट्राइब्स हैव बीन एबल टू प्रिजर्व देयर लैंग्वेज। फिर लिखा हुआ है दीज ट्राइब्स, दीज ट्राइब्स है। तो कुल मिला जुला के आपको ये पता चल गया ना, इससे स्टार्ट कर सकते हैं, ना इससे स्टार्ट कर सकते हैं, ना इससे स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं स्टार्ट कर सकते हो। इसका मतलब किससे स्टार्ट कर सकते हो? सी से स्टार्ट कर सकते हो। देखो ऑप्शन ये गलत, ये गलत और ये गलत, और ये ऑप्शन सही है। 2020 का क्वेश्चन है, 2020 मेंस का क्वेश्चन है। आप सोच के देखो कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को वैसे सॉल्व करने में आपको कितना समय लगता, और अगर आप रूल्स को अच्छी तरीके से जान रहे हो तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना समय लगेगा। अगर रूल्स को जान रहे हो तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको समय ही नहीं लगेगा, बहुत जल्दी बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ध्यान से। ही ऑफन आस्क्ड क्वेश्चंस व्हिच वर स्ट्रेंज एंड विटी। सबसे पहले ही दिया हुआ है, अब इस वाले दोनों पे मिक्स भी क्वेश्चन ले सकते हैं, नाउन प्रोनाउन अप्रोच तो पढ़ ही रखा है। तो सबसे पहले ए से स्टार्ट नहीं कर सकते, ऑप्शन ए आपका एलिमिनेट हो गया क्योंकि प्रोनाउन है। एम्परर अकबर वॉज इन द हैबिट ऑफ पुटिंग रिडल्स एंड पजल्स टू हिज कोर्टियर्स। तो यहाँ पे एम्परर अकबर दे दिया है, अकबर मतलब ये हो गया आपका नाउन, और उसी के लिए हो गया ये आपका प्रोनाउन। एम्परर अकबर को जो है आदत थी जो है रिडल्स और पजल्स को अपने कोर्टियर्स के द्वारा, अपने जो सभागार में लोग होते हैं उनसे पूछने की। वंस ही आस्क्ड ए स्ट्रेंज क्वेश्चन, फिर यहाँ पे लिखा वंस ही आस्क्ड ए स्ट्रेंज क्वेश्चन, एक बार उन्होंने एक स्ट्रेंज क्वेश्चन पूछा।
तो जो सी होगा, सी से भी स्टार्ट नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया। तो बी आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन बचा। फिर लिखा इट टुक मच विजडम टू आंसर दीज क्वेश्चन। ये बहुत विजडम, बहुत समझदारी चाहिए होता है कि इस तरीके के क्वेश्चन को जवाब देने में। जरा ध्यान से देखिए, लिखा हुआ दीज क्वेश्चंस। दीज क्वेश्चन का मतलब हो गया विच क्वेश्चन। जैसे दीज क्वेश्चंस लिखा है, आप तुरंत पूछ लो विच क्वेश्चंस। तो ध्यान से देखो क्वेश्चंस कहां पे दिया हुआ है। ए स्ट्रेंज क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे दीज क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्वेश्चन भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मतलब इसी क्वेश्चन की बात हो रही है, इसी क्वेश्चन की बात हो रही है। तो जो डी होगा वो ए के साथ आएगा, एडी पेयर बना के आएगा। क्या आएगा? एडी पेयर बना के आएगा। तो जब भी डिमोस्ट्रेटिव वर्ड होता है वो अपने जिसके लिए इस्तेमाल होता है ना, उसके साथ पेयर बना देता है। तो एडी जैसे ही पेयर बनाओगे तो आपके पास, ध्यान से देखो, दो ही जगह दिया हुआ है, एक तो ये दिया हुआ है, एक तो ये दिया हुआ है। तो इसमें पेयर है, उसमें पेयर नहीं है, तो क्वेश्चन आपका क्रैक हो गया। अब जरा ध्यान से इसको मीनिंग वाइज भी समझोगे तो ऐसे भी हो जाएगा कि इंपरर अकबर वॉज इन द हैबिट, इंपरर अकबर जो है आदत में थे जो है कि रिडल्स और पजल्स पूछते थे अपने कोर्टियर्स से, ठीक है ना। एक बार की बात है, उन्होंने एक स्ट्रेंज क्वेश्चन पूछ दिया सभी लोगों से, ठीक है ना। ये ऑप्शन सी है, जरा ऑप्शन ए में चाहिए। ही ऑफन आस्क्ड, वो अक्सर करके पूछते थे क्वेश्चंस विच और स्ट्रेंज एंड विटी, जो स्ट्रेंज और विटी हुआ करता था। और इट टुक मच विजडम, वो बहुत समझदारी चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन को जवाब देने में। तो बी के बाद ए, देन डी, फॉलोड बाई और देन फाइनली सी। ये ऐसा होता था, जनरल स्टेटमेंट था, फिर उसके बाद स्पेसिफिक हो गया कि एक बार की बात है उन्होंने एक स्ट्रेंज क्वेश्चन पूछ दिया था जिसने सबको कंफ्यूज कर दिया। इससे सी से एंड कर दोगे, जो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आए? इस तरीके के क्लू को अगर आप पकड़ना सीख गए तो आसान हो जाएगा। जैसे मैं आपके सामने फटाफट पकड़ ले रहा हूँ या मैंने हाईलाइट कर दिया तो मेरे लिए और यूं समझ सकते हो कि आसान है। मैंने हाईलाइट इसलिए किया है ताकि आप लोग आसानी से क्लू को ऐसे मोटा मोटा देख सको। ये जो चीजें हैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन, ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी इन सब चीज़ों को देखने के लिए। लेकिन इसके लिए ग्रामर की पकड़ और नॉलेज भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जो बच्चा मेरे से फाउंडेशन बैच पढ़ के आया है उसको ये मैं वहीं से सिखाता हुआ आता हूँ। जब नाउन पढ़ाता हूँ तो वहीं से सिखा रहा हूँ, जब प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ तो वहीं से सिखा रहा हूँ, तो वहीं से सिखाता हुआ आ रहा हूँ। उसके लिए काम बहुत आसान है। जैसे इस बार जो बच्चे हैं जो मेरे फाउंडेशन बैच में हैं, जब वो नाउन पढ़ रहे हैं, जब वो प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, जब वो आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो मैं उनको बताता हुआ चल रहा हूँ कि बच्चा ये पैराजम्बल पे जरूरत पड़ेगी, ये चीज़ें पैराजम्बल पे जरूरत पड़ेगी, तो वो बच्चे वहाँ से सीखते हुए आ रहे हैं। चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द सब्जेक्ट टॉट इन द गुरुकुल वेरीड फ्रॉम संस्कृत टू मैथमेटिक्स। तो ये लिखा हुआ है, जरा सा मैं इसको वो कर देता हूं, वेरीड फ्रॉम, ग्रीन में है तो नहीं दिख रहा होगा, संस्कृत। ये ब्लैक स्क्रीन के लिए पहले बनाया गया था, मैथमेटिक्स लिखा है। द सब्जेक्ट्स टॉट इन द गुरुकुल वेरीड फ्रॉम संस्कृत टू मैथमेटिक्स। Indian education has its root in the ancient ages. However, this system changed when the British came to India. In those days, the Gurukul system was followed. उन समय में गुरुकुल सिस्टम जो है फॉलो किया जाता था। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ दिस सिस्टम लिखा हुआ है और दोज डेज लिखा हुआ है। तो मैं आपको कहता हूँ दोनों क्लो है। जब हम बात करते हैं दिस सिस्टम, तो सबसे पहले आप ऑप्शन में ढूंढ लो कि कहाँ किसी सिस्टम का जिक्र किया गया है। तो सिस्टम तो इसी यहीं पे जिक्र किया गया है, द सब्जेक्ट टॉट इन द गुरुकुल वेरीड फ्रॉम संस्कृत टू मैथमेटिक्स। ये एक तरीके का सिस्टम बना हुआ था कि संस्कृत से मैथमेटिक्स सब पढ़ाया जाता है। फिर लिखा हुआ है दोज डेज की बात करें तो आपको ये देखना है कि कहाँ पे डेज की चर्चा की गई है, समय की चर्चा की गई है। तो इस वाले ऑप्शन में समय की चर्चा की गई है क्योंकि लिखा गया है एंशिएंट एजेस। क्या लिखा गया? एंशिएंट एजेस। तो अगर इस रूल को आप अप्लाई करोगे कि जो डी होगा वो बी के साथ आना चाहिए, बी जो है डी के साथ आना चाहिए, और जो सी है वो ए के साथ आना चाहिए, ए और सी आना चाहिए साथ में। अगर इस चीज को अगर अप्लाई कर पाते हो तो जरा ध्यान से देखो, बी डी कहीं पे दिया हुआ है, बी डी ए सी इसी ऑप्शन में दिया हुआ है। अच्छा बी सी ए डी, अच्छा बी डी ए सी है, ठीक है ना, बी डी और ए सी जाना चाहिए, एक ही ऑप्शन में दिया और इस ऑप्शन में दिया। समझ में आया? अगर इस क्लू को अप्लाई कर पाते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। अगर इस क्लू को अप्लाई नहीं कर पाते हो तो फिर आप इसकी हिंदी मीनिंग के हिसाब से इसको लगा के देखो कितना समय लगता है। अब यहाँ पे दिस इस्तेमाल है, दोज इस्तेमाल है। मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर आप दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है ना, हियर, देयर, द सेम, सच जैसे शब्दों को अगर सेंटेंस के अंदर ढूंढ पाते हो और ये ढूंढ पाते हो ये किनके लिए सेंटेंस के अंदर आया हुआ है, तो आपके लिए क्वेश्चन चंद सेकंड का रह जाएगा। अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करते हो घर पे, एग्जाम में जाके मतलब मत ढूंढने लगना, पहले यहाँ खूब प्रैक्टिस करना। क्योंकि जब आप इसको ढूंढने की कोशिश करोगे आप क्वेश्चंस में से, तो कई बार ऐसा होगा आप पकड़ पाओगे, कई बार ऐसा होगा आप नहीं पकड़ पाओगे। तो फिर वापस जाके जब आप इसके सॉल्यूशंस को देखोगे, जब समझोगे, तो आपको याद आएगा यार ये तो दिख रहा था मुझे नहीं दिखा। तो यही होता है, प्रैक्टिस आपको
इंप्रूव करेगा, बार 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 इवॉल्व करेगा आपको, और फिर आपके अंदर 100% कॉन्फिडेंस आने लगेगा ग्रामर का इस्तेमाल को लेके। जो बच्चे हिंदी मीनिंग के हिसाब से कर पा रहे हैं वो हिंदी मीनिंग का सहारा ले सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है हिंदी मीनिंग का सहारा लेना। अगला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो, एट दिस स्पीड, ध्यान से देखोगे एट दिस स्पीड लिखा है। अब अगर स्पीड का चर्चा है तो देखो किसी ऑप्शन में क्या स्पीड सीधा सीधा दिया हुआ है, ध्यान से पूरा ऑप्शन ये पढ़ोगे तो एक जगह सीधा सीधा दिया हुआ था, ए स्पीड ऑफ 17,500 माइल्स, ए स्पीड ऑफ 17,500 माइल्स। अब इसको पूरा चार के चारों ऑप्शन इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इसको वीडियो को पॉज करो और इसको पूरा ध्यान से पढ़ो, ठीक है ना। इसकी पीडीएफ ऑलरेडी मैंने शेयर कर दी है, जिसमें ये सब नहीं होगा, मैं नोटेशन पीडीएफ भी आपको दे दूंगा जो है। तो ध्यान से देखो, एट दिस स्पीड, तो एट विच स्पीड, स्पीड कहाँ दिया है, दिस स्पीड मतलब इस स्पीड से, तो कहीं ना कहीं तो किसी ना ऑप्शन में वो स्पीड दिया होगा। ध्यान से इसको देखोगे, एट 9 AM द ग्रेट रॉकेट लिफ्टेड इन एयर विथ ए माइटी रोर, यहाँ पे स्पीड मेंशन नहीं है। इट रोज स्मूथली एट फर्स्ट देन क्विकेंड टू ए स्पीड ऑफ 17,500 माइल्स एन आवर। गैगरिन नाउ पुल्ड हिमसेल्फ टुवर्ड्स द विंडो टू लुक डाउन। तो देखोगे सारे ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन में ये स्पीड मेंशन है, तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है सी और एक साथ आएगा, सी और एक साथ आएगा। जरा इसको पेयर देखो, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। समझ में आया? तो देख लो ग्रामर के क्लू आपके क्वेश्चन कैसे कैसे निकाल रहे हैं। जब आप इसमें अभ्यस्त हो जाएंगे, जैसे अभी तो कई सारे और ग्रामर के रूल्स पढ़ने हैं ना, जैसे एनपी अप्रोच से कई सारे क्वेश्चन निकल गए हैं, इस अप्रोच से कई सारे क्वेश्चन निकलेंगे, अभी आर्टिकल अप्रोच से देखोगे कई सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, फिर कंजंक्शन अप्रोच से कई सारे निकल जाएंगे, फिर टाइम क्रोनोलॉजी वाले अप्रोच है, एब्रीविएशन वाले अप्रोच है, तो कोई ना कोई एक दो क्लू आपको ऑलरेडी मिल ही जाता है, लेकिन आपको सारे के सारे अप्रोचेस पता होना चाहिए। अगर सारे के सारे अप्रोचेस नहीं पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, लिखा है ऑन द मॉर्निंग ऑफ अप्रैल 12 गोपाल रोज एट 5:30 AM। भैया किसी मॉर्निंग की बात हो रही है, अप्रैल 12 की बात हो रही है, गोपाल जो है 5:30 बजे उठ गया। देन ही ड्रोव टू द जॉगर्स पार्क विच वॉज 4 किलोमीटर अवे, यहाँ पे देखो प्रोनाउन भी दिया हुआ है, देन ही ड्रोव टू द जॉगर्स पार्क विच वॉज 4 किलोमीटर अवे। देयर ही मेट हिज ग्रुप ऑफ वॉकिंग इंथुसियास्ट, ही पुट ऑन हिज ट्रैक सूट एंड वॉकिंग शूज, यहाँ पे ही दिया हुआ है, यहाँ पे ही दिया हुआ है, ध्यान से देखो ये सब तीनों में प्रोनाउन दिया हुआ है, इसका मतलब ए से स्टार्ट होना चाहिए, तो दो ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गया। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा हुआ देयर, वहां पे, देयर का मतलब क्या हो गया, वहां पे, वहां पर, तो मन में आना चाहिए कहां पर। तो ध्यान से देखिए, जॉगर्स पार्क एक ही दिया हुआ है इसमें, जॉगर्स पार्क एक ही जगह प्लेस का नाम मेंशन है, यही प्लेस दिया हुआ है। हियर दियर क्या करता है, ये प्लेस को बताता है। अगर चारों ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन में प्लेस मेंशन है तो दोनों पेयर बन जाएगा। तो आप क्या काम करोगे, इस देयर को किसके साथ पेयर बनाओगे, बी के साथ, तो बी पहले आएगा, सी बाद में, बी सी पेयर बनेगा। तो देखो जरा बीसी कहाँ पे पेयर है, बीसी पेयर एक ही ऑप्शन में है, इसी ऑप्शन में है बीसी पेयर, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। और वैसे भी ये दोनों ऑप्शन से तो स्टार्ट ही नहीं कर सकते हो, करना तो आपको ए से ही पड़ेगा, बीसी आपका पेयर है। अगर आप नाउन प्रोनाउन अप्रोच नहीं लगाते तो भी अगर बीसी पेयर बना पाते तो ऑप्शन बी से आसानी पहुंच जाते। तो कई सारे क्लू आपके ऑप्शंस में दिए होते हैं, लोगों को लगता है पैराजम्बल डिफिकल्ट है, पैराजम्बल डिफिकल्ट है, घंटा डिफिकल्ट है पैराजम्बल, मतलब एकदम ही मजेदार है। जब मतलब आपका मास्टर पढ़ाने वाला अच्छा हो, अगर उसको नॉलेज अच्छा हो, तो अंग्रेजी क्या है यार, ये भी मैथमेटिक्स कन्वर्ट हो जाता है। और उस पर भी स्पेशली अगर हिंदी भाषी कोई मास्टर आपको मिल जाए, ऊपर से बैकग्राउंड उसका इंजीनियरिंग का हो, जिसको मैथ अच्छी आती हो, वो अंग्रेजी में भी ढूंढ लेता है भाई मैथ कहीं ना कहीं। मतलब मेरे को देखोगे, अगर मुझे आपको इसको हिंदी मीनिंग में पढ़ाना हो कि इसकी ये हिंदी मीनिंग होगी, 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 और फिर मेरे को अगर आपको पढ़ाना हो मेंस का बैच, मैं हाथ पाँव जोड़ के निकल लूँ। जब तक मुझे इसमें मैथमेटिक्स नहीं दिखेगा ना, पढ़ा नहीं पाऊंगा। लोग बहुत पॉपुलर है मैथ्स पढ़ाने, मेरे को मैथ्स पढ़ाने का मौका मिले ना, कभी मैथ्स पढ़ाओ फिर आपको मजा आए। मतलब तो अंग्रेजी है, इसमें मैं तो ढूंढे डाल रहा हूँ, फिर मैथ में अगर मैं ढूंढना पड़े तो का ही ढूंढ लूंगा जो है। चलो आगे चलते हैं। लेकिन मजा तो इसमें भी आ रहा है पढ़ाने का यार, मतलब जब आप एग्जाम से निकल के आओ और बोलो जो है कि सर छोड़ दिया, तब मजा आएगा। कुछ क्वेश्चन अभी मैं छोड़ रहा हूँ बात के लिए, और इसको अपन बाद में करेंगे। अब आर्टिकल अप्रोच पे चलेंगे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन कई बार मैंने आपको प्री से पहले भी करा रखा है, जब पैराजमल के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था, तो आप बोलोगे कि सर वही क्वेश्चन बार बार करा रहे हो। तो ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी एलिफेंट टस्क वाला जो है मैंने आपको प्री के पहले भी बहुत करा रखा है। अब फिर बात करते हैं आर्टिकल अप्रोच की। जब आर्टिकल का चैप्टर पढ़ते हो तो आर्टिकल में बहुत कुछ छुपा रहता है। कभी भी हम क्या होता है, किसी चैप्टर को पढ़ते वक्त ग्रामर का ना, उसका वो नहीं देखते क्या, बेसिक डेफिनेशन को ध्यान से नहीं सुनते समझते।
अगर आर्टिकल की अगर बात करें तो आर्टिकल आपको पता है भैया, आपके आर्टिकल दो ही होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल जिसको हम ए और एन बोलते हैं, एक होता है आर्टिकल द। इसको अनिश्चित क्यों बोलते हैं, अनिश्चित आर्टिकल क्यों बोलते हैं, अनिश्चित आर्टिकल क्यों बोलते हैं? अनिश्चित इसलिए बोलते हैं कि किसी भी जो नाउन है, जिस नाउन के विषय में अगर जानकारी ना हो, नाउन के विषय में जानकारी ना हो, तब हम उसके साथ आर्टिकल ए एन लगाते हैं। ये बोलते हैं ना कि ये नाउन है, अननोन है। तो जब कोई नाउन को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो हमारे लिए तो अननोन अननोन होता है, पहली बार जब डाला होता है तो वो तो नाउन अनिश्चित होता है, तो उसके साथ हम आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल करते हैं। और आर्टिकल द जिस नाउन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डेफिनेट। डेफिनेट मतलब निश्चित नाउन के साथ इस्तेमाल होगा। इस डेफिनेशन में क्या होता है, इस डेफिनेशन में यह होता है कि भाई जो नाउन है उस नाउन की चर्चा पहले हो चुकी है, उस नाउन की पहले चर्चा हो गई है। तो अगर नाउन की पहले चर्चा हो गई है तो आप जब पैराजंबल सॉल्व करने आते हो तो अप्रोच आपको क्या लगानी पड़ेगी, अप्रोच आपको ये लगानी पड़ेगी कि देखो भैया, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 दिया हुआ है। अगर आपके पास नाउन दिया हुआ है, नाउन दिया हुआ है आर्टिकल ए और एन के साथ, ठीक है ना, और ऑप्शन 3 में दिया हुआ है नाउन विथ आर्टिकल द के साथ। तो नाउन ए और एन के साथ अगर आर्टिकल दिया हुआ है, ए एन के साथ अगर नाउन दिया हुआ है, तो ये वाला जो ऑप्शन 1 है, जो ऑप्शन 1 है ना, ये हमेशा किसके, ऑप्शन 03 के पहले आएगा। इसमें हम कभी पेयर नहीं बना पाते, ध्यान रखिएगा, इसमें हम कभी पेयर नहीं बना पाते, इसमें हम कभी पेयर नहीं बना पाते। जब सेंटेंस को ब्रेक करके रखा जाता है, जब सेंटेंस को ब्रेक करके रखा जाता है, जब सेंटेंस तोड़ा जाता है और कोई ऐसा ऑप्शन हो, जैसे ऑप्शन 1 हो गया, ऑप्शन 2 हो गया, ऑप्शन 3 हो गया, ऑप्शन 4 हो गया। अब अगर ध्यान से देखना, अगर कोई ऑप्शन ऐसा है जो आर्टिकल द से एंड हो रहा है और किसी ऑप्शन में नाउन या नाउन फ्रेज आ रहा है, किसी एक ही ऑप्शन में नाउन या फिर नाउन फ्रेज आ रहा है, तो जो आर्टिकल द से ये एंड हो रहा है, क्या हो रहा है, आर्टिकल द से एंड हो रहा है, तो आर्टिकल द अपने बाद हमेशा नाउन लेता है या नाउन फ्रेज लेता है। तो इसके बाद हमेशा नाउन या नाउन फ्रेज वाला ऑप्शन आएगा। तो 01 और 03 ये किस में आएंगे, ये पेयर में आएंगे, ये पेयर में आएंगे। एक और बात यहां पे ध्यान रखना है कि अगर कई बार ऐसा हो कि नाउन जो है विदाउट आर्टिकल आ जाए, इस वाले ऑप्शन में मान लो नाउन तो है पर विदाउट आर्टिकल हो, विदाउट आर्टिकल हो, और किसी ऑप्शन में द के साथ हो, तो जो विदाउट आर्टिकल हो वाला होता है वो भी पहले आता है, या आर्टिकल ए एन वाला पहले आता है, आर्टिकल द वाला हमेशा बाद में आता है। इस क्लू का इस्तेमाल करके कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो ऐसे सीधे निकल जाते हैं, और कई ऐसे हैं जो क्लू बनते हैं और एक दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। तो चलो इस पे बेस कुछ क्वेश्चन जो पिछले सालों में पूछे गए हैं उनका चयन करते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ पहला, इन द ओपनिंग सीन द यंग बॉय पिप मीट्स एन एस्केप्ड कन्विक्ट इन ए ग्रेव वार्ड। ध्यान से देखना, लिखा है द यंग बॉय पिप, आर्टिकल द के साथ दिया है, यंग बॉय उनका नाम दिया हुआ है पिप। इससे क्या समझ में आता है, इससे सबसे पहले ये समझ में आता है कि अगर पिप कहीं पे चर्चा में है या यंग बॉय कहीं पे चर्चा है, वाला ऑप्शन पहले आना चाहिए, वाला ऑप्शन बाद में आना चाहिए। फिर इसमें दिया हुआ ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज ए नॉवेल बाय चार्ल्स डिकेंस। यहां पे जरा नोवेल के पहले देखो आर्टिकल ए दिया हुआ है, फिर आगे दिया हुआ द नोवेल, द नोवेल। तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो क्लू, बी जो है सी से पहले आना चाहिए, ठीक है। आगे जरा ध्यान से देखिए ऑप्शन डी में, इट डिपिक्ट द पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्फन नेम्ड पिप। यहाँ पे आर्टिकल एन के साथ दिया हुआ है ऑर्फन नेम पिप, बंदे का नाम, तो आर्टिकल एन के साथ इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो ए है, जो डी होगा वो ए से पहले आएगा, बी जो होगा वो सी से पहले आएगा। ये आर्टिकल से क्लू निकलता है। तो सबसे पहले बी सी वाले ऑप्शन, इस वाले क्लू को लेके ऑप्शन एलिमिनेट करो। देखो यहाँ बी सी से पहले आया, स्टे कर सकता है, यहाँ बी सी के बाद में आया है, ये नहीं रहेगा। यहाँ बी सी के बाद में आया, ये वाला ऑप्शन भी नहीं रहेगा। अब डी ए के ऑप्शन में ध्यान से देखो, डी ए से पहले आना चाहिए, ऑप्शन खत्म हो गया। यहाँ पे बी सी से पहले आ रहा है, डी जो है ए से पहले आ रहा है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देख रहे हो, ये बहुत छोटे छोटे ग्रामर के क्लू है, जिसको आप पढ़ते जाओगे, जिसको देखते जाओगे और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करते करते निकल जाओगे। लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपको पहले घर पे करनी पड़ेगी, फिर मॉक टेस्ट में अप्लाई करना पड़ेगा, एरर हो रहा है तो उसका करेक्शन करना पड़ेगा, फिर फाइनली एग्जाम में आपको जाके अच्छा सा स्कोर करना पड़ेगा। आपके पास अभी 2 महीने से ज़्यादा का टाइम है, हो सकता है और ज़्यादा टाइम हो, अगर एग्जाम कैंसिल होता है, प्रोटेस्ट होता है, आंदोलन होता है, तो इफरा टाइम है आपके पास। लेकिन अगर फिर भी अगर मिनिमम आप टाइम देखोगे तो 2 महीने का आपके पास टाइम है मेन से पहले। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आपको बढ़िया से करना है, एकदम मस्त से। जरा इस क्वेश्चन को देखो, ऑप्शन ए ध्यान से देखो,
लिखा है इफ द मिल्क बिकम टू थिक एंड मोर मिल्क, ऐड मोर मिल्क, सॉरी एंड नहीं है, ऐड मोर मिल्क है। फाइनली ऐड मोर सुगर एंड नट्स एंड योर खीर इज रेडी। बॉयल मिल्क इन ए हैवी बॉटल्ड पैन एंड ऐड राइस, कुक फॉर अबाउट 20 मिनट्स, स्टेरिंग एवरी वंस इन ए वाइल टिल द मिक्सचर थिकन्स। ठीक है ना। अगर ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा बॉयल मिल्क, ध्यान से इसको देखिएगा, उबालो, दूध को उबालो। वैसे इसकी मीनिंग बहुत आसान है, ये रेसिपी है खीर बनाने की, स्टेप बाय स्टेप दिया है जिसको आसानी से आप समझ सकते हो कि कौन सा पहले स्टेप होता है कौन सा बाद में, क्योंकि किचन से रिलेटेड जानकारी सभी को होती है, लेकिन ग्रामर से रिलेटेड जानकारी भी ले लो इसमें। यहाँ पे देखो लिखा है बॉयल मिल्क, ये मिल्क जो है आर्टिकल के बगैर आया, यहाँ पे लिखा हुआ द मिल्क, क्या लिखा है, द मिल्क। तो सी पहले आएगा, ए पहले आएगा, तो भैया देखो सी पहले आएगा। ऑप्शन जरा ध्यान से देखो, नहीं आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखो आप सोच के देखो कि अगर ये ग्रामर की जानकारी आपको होती, ये जाके चेक करना 2020 का क्वेश्चन है मेंस का, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन मैं उड़वा रहा हूँ। उस वक्त बच्चों को लगता था अरे यार क्या क्वेश्चन आता है 2020, मुझे याद है भाई, क्या क्वेश्चन आता है सर, पैराजबल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, ये क्वेश्चन है। आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे सर 2020 का मेंस नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, सीरियसली नहीं पढ़ाया था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास जय सर थे, जय सर पढ़ा रहे थे 19 20 21 22, इन सारे दौरान मैं उन्हीं की मदद करता था। मैं बोलता था कि सर ये ऐसा नहीं होता, ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है। मैंने उनको कई बार पैराजम्बल सॉल्व करने के तरीके पे बैठ के, जब किताब में लिख रहा था अपना कॉम्प्रिहेंशन वाला, तो मैंने उनको समझाया कि सर इसको ऐसे नहीं ऐसे ही पढ़ाते हैं। बोले नहीं सर मैं जैसे पढ़ाता हूँ वैसे पढ़ाता हूँ। मैंने कई बार समझाने की कोशिश की, हिंदी मीनिंग से ज़्यादा ग्रामेटिकली अगर आप इसे पढ़ाओगे समझाओगे तो आसान है। लेकिन सवाल ये है ना कि ये सब चीज़ें मैंने खुद ही इनोवेट किया था, पढ़ पढ़ के, रिसर्च करके, तो बाकी लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल भी रहा है इसको करने का। एक दो बार पढ़ाने की कोशिश भी की, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि बच्चे मुझे देख रहे थे, क्योंकि 2 3 4 साल तक लगातार बच्चे चाहते थे कि मैं पढ़ाऊँ पढ़ाऊँ पढ़ाऊँ। और फिर मैंने अपनी जगह जो है जयसर को रख दिया था कि वो पढ़ाते रहे। और फिर तो जब आप शिक्षा जगह से गायब ही रहोगे, पढ़ाओगे नहीं, तो बच्चे फिर आप पे भरोसा नहीं करते ना कि आप रेगुलरली पढ़ाओगे। ये इस बार मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा चलो इस बार मैं ही अच्छे से पढ़ा देता हूँ, क्योंकि जयसर नहीं है मेरे पास अभी, कोई अंग्रेजी का और शिक्षक नहीं है, तो मुझे ही पढ़ाना पड़ रहा है। मजा भी आ रहा है इस बार। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं जरा, ये वाला क्वेश्चन है, ये भी मेंस का ही क्वेश्चन है। अ- अगला है व्हाट वाज सपोज टू बी ए हॉलीडे ऑफ ए लाइफ टाइम टर्न इनटू ए डेंजरस एक्सपीरियंस फॉर 30,000 पैसेंजर्स ऑन ए क्रूज शिप ऑफ द कोस्ट ऑफ नॉर्वे। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है ए क्रूज शिप ऑफ द नॉर्वे, ऑफ द कोस्ट ऑफ नॉर्वे। The Norwegian government decided to evacuate the passengers with the help of helicopter. The ship broke down in rough sea and high-speed winds uh, caused it to rock heavily from side to side. From the first 371 evacuated passengers, 17 had to be taken to hospital. यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे एक क्रूज शिप लिखा हुआ है और यहाँ पे द शिप लिखा हुआ है। आर्टिकल द शिप के साथ इसलिए डाला गया है क्योंकि दोबारा शिप की चर्चा होनी है। यहाँ पे आर्टिकल एक इसलिए डाला गया है क्योंकि यहाँ पे पहली बार चर्चा करनी थी। तो इससे अगर आर्टिकल से क्लू निकालना चाहोगे तो आपको ऐसे समझना है कि ऑप्शन जो ए होगा ऑप्शन सी से पहले आना चाहिए। जैसे आपको ये क्लू मिलता है ऑप्शन ए सी से पहले आना चाहिए, देखो इस ऑप्शन में नहीं है सी से पहले, इसमें भी सी पहले आ गया, ये भी नहीं होगा, और ये दो ऑप्शन बचा हुआ है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। ध्यान से देखो, मतलब अभी आगे चलोगे तो मैं एक रूल और पढ़ाऊंगा, उससे ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे 13,000 पैसेंजर्स की बात की गई है, सॉरी 1300 पैसेंजर्स की बात की गई है। उसके बाद 371 को इवैक्यूएट किया गया है। तो आप पहले होल लॉट का चर्चा करते हो, फिर उसके सेक्शन का चर्चा करते हो, पहले होल लॉट का चर्चा करते हो, फिर जो है सेक्शन का चर्चा करते हो। तो इससे ये पता चल जाएगा जो ए होगा आपका ऑप्शन, वो किसके डी से पहले आना चाहिए। ए जो है वो डी से पहले आना चाहिए, इसमें भी है ए डी से पहले उसमें। अच्छा ए से स्टार्ट है और डी पे खत्म है, दोनों में बी और सी की चर्चा करनी है, बी और सी में कौन पहले आएगा कौन बाद में, क्योंकि दोनों ऑप्शन ए और डी पे फिनिश हो रहा है। तो देखो ये वैसे भी आसान है। हाँ। अब ध्यान से देखो, जैसे अगर सी पढ़ोगे तो सीप टूट रहा है, भाई सिप तो तभी टूटेगा, पहले सिप टूटेगा तभी तो किसी को बचाओगे, ठीक है ना। तो जो डी है वो सी के बाद आना चाहिए, ए वैसे भी पहले आएगा, जो डी है वो सी के बाद में आना चाहिए। डी जो है वो सी के बाद इसमें आ रहा है, डी सी के बाद उसमें भी आ रहा है, ठीक है यार। चलो कुल मिला के ये बता रहे हैं। अच्छा डी से तो कंक्लूड ही हो रहा है, तो इसमें तो बात ही खत्म हो गया ए और डी में, बी से। अच्छा अब इसमें बी और सी में बात हो रही है। द शिप broke down in the rough sea and high speed windows caused it to rock heavily from side. The Norwegian government decided to evacuate.
अच्छा ध्यान से देखो इसमें कि इसमें शिप टूट रहा है, इसमें अगर मीनिंग समझोगे तो इसमें शिप टूट रहा है, फिर गवर्नमेंट बचाने आ रही है। तो गवर्नमेंट पहले बचाने नहीं आती भाई, पहले नुकसान होगा फिर सरकार जो है बचाने आएगी। तो जो सी होगा वो पहले आएगा और बी जो होगा वो बाद में आएगा। तो जो सी होगा वो पहले आएगा, बी जो होगा वो बाद में आएगा, तो ये वाला जो सीक्वेंस है वो सही हो जाएगा। समझ में आया? इसमें देखो कहानी क्या है, कहानी ये बताई गई है कि भैया 1300 लोग जो है एक क्रूज शिप पे बैठे निकल गए समुद्री यात्रा पे मौज मस्ती करने, ठीक है ना। रास्ते में तूफान आया, टूट गई, सरकार आई, सरकार ने बचाने के लिए जो है रिलीफ भेजा जो है, ठीक है, हेलीकॉप्टर वगैरह भेजा। फिर उसके बाद जितने भी लोग थे उसमें से 371 इवैक्यूएट कर लिए थे, 17 को जो है हॉस्पिटल लेके आया गया था। ये ऑप्शन यहाँ पे जाके इंड हुआ है मोटा मोटा, ठीक है ना। ये भी मेंस का क्वेश्चन आपके। अब थोड़ा सा प्रीपोजिशन अप्रोच की बात करें कि प्रीपोजिशन का अप्रोच क्या है। प्रीपोजिशन का अप्रोच बहुत सिंपल है। देखो जिस बच्चे ने फिक्स प्रीपोजिशन याद कर रखा है, फिक्स प्रीपोजिशन याद कर रखा है, उसके लिए काफ़ी आसान होता है जब सेंटेंस ब्रेक करके लिखा जाता है। ये लगता तभी है जब सेंटेंस ब्रेक करके रखा जाए। जब आपके पैसेज ब्रेक करके रखे जाते हैं तो प्रीपोजिशन का अप्रोच नहीं लगता, जब सेंटेंस ब्रेक करके रखे जाते हैं तो ये अप्रोच लगता है। अगर फिक्स प्रीपोजिशन आपने पढ़ रखा है और आपको ये पता है कि कोई शब्द जो है यही वाला प्रीपोजिशन लेता है, ठीक है ना, जैसे कपेबल अपने बाद ऑफ लेता है, एडिक्टेड अपने बाद टू लेता है, ठीक है ना। लुक फॉरवर्ड के बाद वर्ब की आईएनजी, लुक फॉरवर्ड टू के बाद वर्ब की आईएनजी आती है। तो कुछ फिक्स पैटर्न्स होते हैं जो पैटर्न्स आपको ग्रामर की पढ़ाई करते वक्त आपको सिखाया रटवाया जाता है ताकि वहाँ के रूल्स करेक्ट कर सको। उसका उसको जो है यहाँ पे भी आके आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलो इनको अप्लाई करते हैं। और प्रीपोजिशन अपने बाद जो है ऑब्जेक्ट लेता है, वो भी आपको ध्यान रखना है, जरा ध्यान से देखो। द पेन विच हैज हेल्प्ड मैन इज द व्हीकल आप टू राइज एव थॉट एंड आइडियाज, ठीक है ना, प्योरली सावेज कंडीशंस, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखो, ये चार के चारों ऑप्शन देखो तो यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ है। प्रीपोजिशन जो है अपने बाद जब वर्ब लेता है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट आती है क्योंकि ये जिरंड की तरह काम करता है, या फिर अपने बाद ये नाउन लेगा या प्रोनाउन लेगा, नाउन फ्रेज लेगा, ठीक है ना। तो क्या क्यू के बाद जो है आर आ सकता है, इस प्रीपोजिशन के बाद ये प्रीपोजिशन आ सकता है? नहीं। इस ऑफ के बाद विच भी नहीं आ सकता है, तो ना इसके बाद ये आ सकता ना ये आ सकता है। तो बचा हुआ क्यू के बाद क्या ही आएगा, क्यू के बाद एस ही आएगा। क्यू के बाद एस ही आएगा पेयर में। तो क्यू के बाद एस कहीं पेयर दिखाई दे रहा है आपको? इन दो में तो नहीं दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है और एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दो ऑप्शन इससे आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो। क्यू के बाद आपका क्या बन गया? एस। जब सेंटेंस टूटता है ना तो कई बार दिक्कत भी होती है पढ़ने समझने में, लगाने में भी, ठीक है ना। अब जैसे ये पेन है, पेन के बाद आप डायरेक्टली ले सकते हो, ये सब्जेक्ट हो गया, जैसे मैंने आपको बताया सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। तो इस पेन के बाद आप क्या कर सकते हो, सीधा ये ले सकते हो, द पेन इज द व्हीकल ऑफ, ठीक है ना। लेकिन आप इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन भी लगा सकते हो, विच हैज हेल्प्ड मैन। तो जब आप विच लेते हो ध्यान से देखो, जब आप विच लेते हो तो आपको ये भी देखना होता है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आता है? नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है। इसका मतलब है कि इसके पहले इसका एंटीसीडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एंटीसीडेंट होना चाहिए। इसका एंटीसीडेंट जो है द पेन हो सकता है, थॉट एंड आइडियाज हो सकता है। द पेन विच हैज हेल्प्ड मैन, थॉट एंड आइडियाज विच हैज हेल्प मैन। थॉट और आइडियाज ने हेल्प किया है मैन को। अच्छा इसके बाद तो वैसे भी ये ले लियो, क्यू के बाद ये ले लियो। और राइज एबव ये प्रीपोजिशन है, जरा ध्यान से देखो, ये प्रीपोजिशन है, इसको ध्यान से देखो। ये जो है अपने बाद क्या लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा। ये प्रीपोजिशन ये ऑब्जेक्ट लेगा, और ऑब्जेक्ट लेगा तो ये ऑलरेडी निकल चुका है, इसके बाद ये नहीं आ सकता, इसके बाद ये नहीं आ सकता, तो बचा हुआ यही आ सकता है। तो आर के साथ, आर और सिक्स के साथ खत्म होगा, आर और सिक्स के साथ खत्म होगा। तो आर लास्ट में आना चाहिए, तो किस ऑप्शन में आ रहा है? इस ऑप्शन में आ रहा है। तो ये दोनों प्रीपोजिशन से ही निपटा सकते हो। इसके बाद जो है अगर आपको नाउन फ्रेज चाहिए तो नाउन फ्रेज थॉट एंड आइडियाज हो गया, ठीक है ना। तो व्हीकल ऑफ थॉट एंड आइडियाज, ये ऑफ के बाद यही रिलेवेंट ही दिख रहा है, और एबव के बाद प्योरली साविज कंडीशन आ सकता है। तो इसके बाद आर के बाद सिक्स आ जाता है, तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आसान भी है, हिंदी मीनिंग के हिसाब से भी आसान है। देखो एक्यूज अपने साथ ऑफ लेता है, तो ये इसके बाद क्यू के बाद आर आना चाहिए। चार ऑप्शन दिया है भाई, डी, क्यू पी आर। और वैसे भी ही वॉज एक्यूज ऑफ मर्डरिंग हिज वाइफ लवर, तो क्यू आर पी
QRP इज द राइट ऑप्शन, इस आप सब हिंदी मीनिंग में दिखाई दे रहा है, QRP इज द राइट ऑप्शन। आसान क्वेश्चन था। वैसे ये आएगा नहीं, मैंने सिर्फ ये ले लिया था कि आपको पढ़ा समझा दूं कि अगर कहीं आपको मदद मिल जाए तो मदद मिल जाए, वैसे प्रिपरेशन अप्रोच की खास कुछ जरूरत नहीं होती है। देखो एक्सेप्टेड इनटू मेडिकल स्कूल, इसके बाद इनटू आना चाहिए, एक्सेप्टेड इनटू, गेटिंग एक्सेप्टेड इनटू मेडिकल स्कूल वाज एन अकम्प्लिशमेंट इन इटसेल्फ, तो ए सी एंड देन उसके बाद जो है बी और डी सही होगा। इसके साथ इन आता है प्रीपोजिशन, इसके साथ इनटू आता है, ठीक है ना। तो होगा क्या, गेटिंग एक्सेप्टेड इनटू ए सी एंड देन बी डी। देखो कहाँ पे दिया हुआ है, ए सी बी डी, ऑप्शन नंबर 1 है, बी डी इज द राइट ऑप्शन। ये आसान है, मतलब इसमें समय देने का कुछ, पढ़ाने जैसा कुछ भी नहीं है, बस प्रीपोजिशन आपको मैच करानी है। वैसे अब आज के समय में मेंस में ही आएगा नहीं। इसके बाद अगली क्लास में जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, जो सबसे डिफिकल्ट सेक्शन है, वो है आपके कंजंक्शन या कंजक्टिव जो एडवर्ब्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके जो है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप ऐसे समझो, जो रूल्स मैंने अभी तक पढ़ाया है उनसे आप ये मान के चलो तकरीबन 70% क्वेश्चन आपके उसी से लग जाएंगे। जो सबसे लेंदी जो क्वेश्चन आते हैं, जो सबसे लेंदी आते हैं, ठीक है ना, जिनको सॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल होता है, जो लगता है कि नहीं सॉल्व नहीं हो सकते, सॉल्व नहीं हो सकते, ग्रामर से सॉल्व नहीं हो सकते, वो कंजंक्शन से सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि जब भी आप पैराग्राफ फॉर्म करते हो तो उसमें स्टार्ट में लगने वाले कंजंक्शन होते हैं, मिड में लगने वाले कंजंक्शन होते हैं, इंड में लगने वाले कंजंक्शन होते हैं। उन कंजंक्शन की पढ़ाई अगर आप अच्छे से कर लो तो सारे के सारे पैरा जो तोड़ के रखे जाते हैं ना, उन कंजंक्शन को देख देख के आप जो है मैच करा लोगे, ठीक है ना। उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे आपको मीनिंग की जरूरत पड़ती है, तो मीनिंग का सहारा तो अपन समझेंगे समझेंगे कि अगर मीनिंग आती है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर मीनिंग नहीं आती तो ग्रामेटिकली कैसे लगाया जाता है, समय को कैसे बचाया जाता है, इन सब चीज़ों पे जो है और चर्चा करेंगे, इस पर्टिकुलर रूल पे और चर्चा करेंगे। मैं देखता हूँ एक दो रूल, इस रूल को थोड़ा और टाइम लूँगा क्योंकि मुझे इस पे पूरा एक लेक्चर चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस पे लिए हुए। और हम्म, ये अप्रोच है, मैं आपको बता देता हूँ, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, मैंने शॉर्ट्स में भी वीडियो बनाई थी। एक्रोनिम अप्रोच या एब्रीविएशन का इस्तेमाल करना। मान लो अगर आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन दिया है। एक में फुल फॉर्म मेंशन है, एक में शॉर्ट फॉर्म मेंशन है। तो फुल फॉर्म वाला जो ऑप्शन होता है वो पहले आता है, शॉर्ट फॉर्म वाला ऑप्शन बाद में आता है। जैसे मैं बोलूँ महात्मा गांधी, फिर लिख दूँ मिस्टर गांधी, राहुल गांधी बोल दूँ और फिर बोल दूँ पप्पू, समझ रहे हो ना। तो जो निक नेम होता है या जो शॉर्ट नेम होता है वो बाद में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। और जो फुल नेम होता है वो पहले इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल करके कई सारे आपके मेंस के क्वेश्चन ऐसे हैं जो आए हुए हैं जिनको चुटकियों में सॉल्व कर सकते थे, जो ऐसा लग रहा था देख के कि ये सॉल्व ही नहीं हो सकता है। जैसे एक क्वेश्चन देखो मेंस में आया है, इसका ही जिक्र मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, जरा ध्यान से देखिएगा, दे रखा हुआ इसमें, द मूव इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट रिफॉर्म एजेंडा फॉर PSBS अंडर इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस प्रोग्राम इज 2.0। Banks have already agreed to keep branches operational for customers for uniform working hours in one location, and this will be another step towards standardizing operating hours. Under ease, a banker's panel has recommended that every region adopt one of 3 6-hour time slots, 9 a.m. to 3 p.m., 10 a.m. to 4 p.m., or 11 a.m. to 5 p.m. Public sector banks PSBS across the country will soon have standard operating hours as per a recent। ये इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया था और बच्चे बाहर जब एग्जाम से निकल के आए थे बोले कि सर ये क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं किया जा सकता, बहुत टाइम लग रहा था, बहुत टाइम ले रहा था। ये बैंकिंग पे बेस्ड है, थोड़ा थोड़ा हिंदी भाषी बच्चों के लिए थोड़ा परेशान कर सकता है, मुझे नहीं पता आप देखो उस कैटेगरी में आते हो कि नहीं आते हो। लेकिन रूल क्या है, अगर किसी को पता था कि एक्रोनिम अप्रोच कैसे लगाते हैं, किसी ने 2019 में भी मैंने एक आध वीडियो इस पर डाली थी, अगर किसी को भी पता होगा तो 2020 का जो मेंस का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता था। जैसे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो इज लिखा हुआ 2.0, लेकिन यहाँ पे इसका फुल फॉर्म भी दिया हुआ है, क्या है, एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस प्रोग्राम। लेकिन जरा इसमें ध्यान से देखोगे ऑप्शन नंबर सी में सिर्फ ईज दे दिया, इसका फुल फॉर्म नहीं दिया हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि जो ए होगा वो हमेशा सी से पहले आएगा। ए अगर सी से पहले आएगा तो देखो इसमें नहीं है, ए और सी से पहले आएगा तो इसमें भी नहीं है, ए और अगर सी से पहले आएगा तो इसमें नहीं है। क्वेश्चन देखो यहीं लग गया। अगर वापस चेक करके देखना चाहते हो तो आप ये भी देख लो कि यहाँ पे एक और PSBS दिया हुआ था, यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ है, और कहीं पे दिया होगा इसको शॉर्ट फॉर्म, ये PSBS दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये वाला जो ऑप्शन ए है वो इसके बाद आना चाहिए, किसके बाद आना चाहिए, ऑप्शन डी के बाद आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही हुआ है हमारा, ये वाला देखो, ऑप्शन डी, यार ऑप्शन सही हुआ है, तो डी पहले ही आ रहा है और ए बाद में आ रहा है, तो दोनों चीज़ जो है वैलिड है, एकदम फुल प्रूफ है। तो इस तरीके का लेंदी लेंदी क्वेश्चन भी आप देखो कितना चुटकियों में कर सकते हो, लेकिन बस
इन क्लूज की आपको जानकारी होनी चाहिए, इन रूल्स की आपको जानकारी होनी चाहिए कि फुल फॉर्म हमेशा पहले आता है और शॉर्ट फॉर्म उसके बाद। शॉर्ट फॉर्म कोट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फुल फॉर्म जनरल इंट्रोडक्शन के लिए किया जाता है। अगला है, इट इज़ वन ऑफ द हाईली डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इट स्ट्रेचेज फ्रॉम द अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट टू द पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट। द यूएसए कंसिस्ट ऑफ 50 स्टेट्स इंक्लूडिंग अलास्का एंड हवाई। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए इज द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ध्यान से देखो, यहाँ पे दिया हुआ है यूएसए और यहाँ पे दिया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है ना कि डी जो है सी से पहले आएगा, डी सी से पहले आ रहा है, डी सी से पहले आ रहा है, यहाँ डी सी के बाद में आ रहा है, यहाँ डी सी के बाद में आ रहा है। तो 50% क्वेश्चन तो इसी बात से ही निकल गया, निकल गया। अब आपको ए से स्टार्ट करना है। अब ए से स्टार्ट करने के बाद है तो बोल रहा है कि इट इज वन ऑफ द हाईली डेवलप्ड कंट्रीज, ये सबसे डेवलप्ड कंट्रीज है। इट क्या है? आपका प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। अगर ये प्रोनाउन है तो आपको पहले पता होना चाहिए भैया, पहले नाउन आएगा, पहले तो यूएसए आएगा, बाद में उसके लिए इस्तेमाल होना प्रोनाउन इट आएगा। इसका मतलब ए से तो स्टार्ट ही नहीं कर सकते, ए से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। आप सोच के देखो कि अगर ग्रामर के क्लूज पता है तो क्वेश्चन कैसे चुटकियों में सॉल्व हो रहे हैं, ग्रामर के क्लूज नहीं पता है तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे? नहीं सॉल्व होंगे, टाइम लेंगे। और अगर आपने देर लेट से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व किया ना तो अपने आप में जो है सारा का सारा काम खराब हो जाता है, ठीक है ना। ये एक्रोनम अप्रोच की जगह यहाँ पे नाम लिखना है क्रोनोलॉजी अप्रोच, क्रोनोलॉजी क्रोनोलॉजी अप्रोच। क्रोनोलॉजी अप्रोच में अगर मैं बात करूं तो एक होता है टाइम क्रोनोलॉजी, एक होता है एक्शन क्रोनोलॉजी। टाइम क्रोनोलॉजी बहुत आसान है और एक्शन क्रोनोलॉजी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। एक्शन क्रोनोलॉजी का मतलब हो गया कि भाई एक्शन का सीक्वेंस को समझो कि पहले कौन सी घटना घटी, बाद में कौन सी घटना घटी, उसके बाद कौन सी घटना घटी। तो जब आप एक्शन ही पहचान पाओगे कि भैया ये घटना पहले घटी, ये बाद में घटी, ये उसके बाद में घटी, तो उसकी सीक्वेंस भी रख लोगे। तो जब आपको एक्शन क्रोनोलॉजी लगाना पड़ता है इसका मतलब है कि आपको उसकी मीनिंग समझनी पड़ती है और वही सबसे डिफिकल्ट रहता है, वही सबसे डिफिकल्ट रहता है। वही एक आध क्वेश्चन ऐसा आता है जिसको एग्जाम में करना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन उसमें भी अगर आप कंजंक्शन अप्रोच जानते हो तो उस एक्शन की क्रोनोलॉजी कंजंक्शन के माध्यम से समझा जा सकता है कि कौन सा कंजंक्शन, कौन सा कनेक्टर पहले आता है, कौन सा मिड में आता है, कौन सा लास्ट में आता है। तो ये वाला जो है आपका जो एक्शन क्रोनोलॉजी है ये हम लोग कवर करेंगे किसमें, जो सबसे टफ होता है ये हम कवर करेंगे उसमें कंजंक्शन अप्रोच में। कंजंक्शन जब सीखेंगे कि कौन सा स्टार्ट में रखा जाता है, कौन सा मिड में, और कौन कंक्लूड करने वाला कंजंक्शन होता है, उसमें कौन जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, कौन अपोजिट बात करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो कौन किसी बात को कंक्लूड करने के लिए इस्तेमाल होता है, इन सब चीज़ों की चर्चा अगले क्लास में करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम टाइम क्रोनोलॉजी की चर्चा करेंगे। टाइम क्रोनोलॉजी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टूल है। टाइम क्रोनोलॉजी में जैसे एक बात समझो कि कोई ऑप्शन ए दिया हुआ है जिसमें 1951 दिया हुआ है, कोई ऑप्शन बी दिया हुआ है जिसमें 1321 दिया हुआ है, और कोई ऑप्शन सी दिया हुआ है 2021 दिया हुआ है। और मैं आपको बोलूँ कि ऑप्शन बी और सी को सीक्वेंस में रखो तो देखो पास्ट से प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना होता है। क्या? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में जाना होता है। ऐसे में आप सबसे पहले 1321 मतलब ऑप्शन बी रखोगे, फिर उसके बाद 1951 आएगा, फिर ऑप्शन ए रखोगे और फिर ऑप्शन सी रखोगे। तो आपको जो टाइम क्रोनोलॉजी फॉलो करनी होती है वो है कि पास्ट की चर्चा, प्रेजेंट की चर्चा, देन फ्यूचर की चर्चा। अगर पैराजंबल में इस तरीके का सीक्वेंस दिया है कि डिस्कशन पास्ट से स्टार्ट हुआ है, प्रेजेंट में आया, फ्यूचर में आया, तो आप इसी सीक्वेंस में इसको लेके चलोगे। तो इसका भी, इस क्लू का भी इस्तेमाल करके कई सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व किए जाते हैं। चलो इसको दिखाता हूँ मैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, सब प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है। कुछ लोग बोलेंगे सर एआई द्वारा बनाओ, बिल्कुल एआई द्वारा बनाएंगे। अभी तो मैं आपको रूल समझाने आया हूँ, तो रूल समझाने के लिए जो पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस हिसाब के ही क्वेश्चन लेके आना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा एसएससी पे दबाव है। मुझे नहीं लग रहा है कि वो अब पिछले सालों के क्वेश्चन बैंक से हट के आपके जो है मेंस में क्वेश्चन बनाने वाला है, अगर करंट वेंडर ने आपका एग्जाम कंडक्ट कराया तो। जैसे लिखा है, इट वॉज ए वंडरफुल ऑलमोस्ट ऑफुल साइट इन प्लेस ऑफ द हे फील्ड वॉज ए लोच विथ वेब्स ऑन इट एट 7 नेक्स्ट मॉर्निंग आई अवेक एंड रस्ट टू द विंडो। लिखा हुआ देखो नेक्स्ट मॉर्निंग, समय दिया हुआ है। एज आई वेंट टू स्लीप, जैसे मैं सोने गया, आई रिफ्लेक्टेड दैट द रेन मस्ट बी फिलिंग द डैम। अब यहाँ पे स्लीप हो रही है तो बाद में हो रही कि मैं सोने गया, ध्यान से देखिए मैं सोने गया। यहाँ पे मॉर्निंग की बात हो रही है, अगली मॉर्निंग की बात हो रही है, नेक्स्ट मॉर्निंग की, ये मतलब उसके उसके पहले वाली रात की बात हो रही है, तो ये पास्ट हो गया, ये उसका फ्यूचर हो गया। दैट आफ्टरनून रेन फेल इन टू टॉरेंट्स एंड कंटिन्यूड ऑल इवनिंग एंड नाइट। अब उस आफ्टरनून की बात हो रही है, ठीक है ना। दैट आफ्टरनून, उस आफ्टरनून रेन फेल इन टू टोरेंट्स एंड कंटिन्यूड ऑल इवनिंग एंड नाइट, पूरे शाम को पूरी रात को बारिश होती रही।
तो आपको एक बात समझ में आ रहा है कि ये आफ्टरनून की जो बात हो रही है, ठीक है ना, और ये जो इवनिंग की बात हो रही है और देन नाइट की बात हो रही है, आफ्टरनून इवनिंग एंड नाइट की बात हो रही है, और यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि ये सोने गया है, रात की बात हो रही है। तो आप इसमें टाइम क्रोनोलॉजी लगा सकते हो। अब ध्यान से देखो, सी और बी में एक टाइम क्रोनोलॉजी तो आपको साफ साफ समझ में आ रही है। ऑप्शन डी में एक डाउट खा सकते हो कि ये किस इवनिंग की और किस नाइट की बात कर रहा है, इस मॉर्निंग के इवनिंग और नाइट की बात कर रहा है, या फिर जिस रात को सोने गया था उसकी बात कर रहा है। समझ में आई बात? तो सबसे पहले बी और सी का तो कंफर्म क्लू आपको मिल जाएगा कि ये उसके जिस रात को आप सोने गए उसके नेक्स्ट मॉर्निंग की बात कर रहा है, तो ये पास्ट हो गया, ये उसके आगे का फ्यूचर हो गया, ठीक है ना। तो बी सी का सीक्वेंस आप मैच करा सकते हो। तो अगर ध्यान से देखो, बी पहले आएगा या सी पहले आएगा, तो सी पहले आना चाहिए, यहाँ पे सी पहले है, यहाँ पे भी सी पहले है, यहाँ पे सी बाद में है। और वहां पे भी सी पहले है। और ध्यान से इसको सीक्वेंस देखोगे ना, एट 7 नेक्स्ट मॉर्निंग, तो रात की बात करने के बाद आपको इमीडिएटली नेक्स्ट मॉर्निंग की बात करनी है, तो सी और बी को साथ में भी लेना पड़ेगा। तो ये वाला ऑप्शन भी आप हटा सकते हो, ये वाला ऑप्शन भी आप हटा सकते हो। अब आपके पास ऑप्शन बचा हुआ है, ध्यान से देखना, अब आपके पास ऑप्शन बचा हुआ है ए और डी। दैट आफ्टरनून, दैट आफ्टरनून रेन फेल इनटू टोरेंट्स एंड कंटिन्यूड ऑल इवनिंग एंड नाइट। ये जो दैट दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो दैट दिया हुआ है, दिस दैट की बात मैंने की थी कि अगर दिस और दैट दिया हो तो ये क्या काम कर रहा है, दैट आफ्टरनून की बात कर रहा है, उस आफ्टरनून। तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए किस आफ्टरनून। इसका मतलब आप इससे तो स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक उस आफ्टरनून की चर्चा ना कर लो, उस दिन की चर्चा ना करो जिसके आफ्टरनून की बात कर रहे हो, क्योंकि दैट डिमोस्ट्रेटिव वर्ड है, मतलब डी से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो आपके सवाल का जवाब मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ध्यान से देखो, इसमें कैसे सेट है, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून। तो सबसे पहले मॉर्निंग की चर्चा होगी, फिर ध्यान से देखो, फिर आफ्टरनून की चर्चा होगी, फिर बी की चर्चा होगी। तो ए सी बी का सीक्वेंस कहीं ढूंढने को मिल जाए, ए सी बी का सीक्वेंस, ये वाला ए सी बी का सीक्वेंस खाली मैच कर रहा है, दिया है ना, देखो मॉर्निंग दिया, इवनिंग दिया, आफ्टरनून दिया हुआ। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरीके के बहुत सारे क्लूज दिखे रहते हैं, नॉट नेसेसरली इतना आसानी से दिया होगा, लेकिन आपको देखना होगा, आपको ये टाइम क्रोनोलॉजी देखनी होगी कि टाइम पास से प्रेजेंट से फ्यूचर, इस तरीके से आपको मूव करना होता है पैराजम्बल में। अभी बहुत सारा प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। फिर एक्शन क्रोनोलॉजी की चर्चा थोड़ा और बाद में करेंगे, अभी और देख लेते हैं कि कुछ और बचा है जो आपके साथ डिस्कस करने लायक है, इसको और चर्चा करेंगे, इसको भी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, आज की क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। नहीं, अब जो बचा हुआ थ्योरी का सेक्शन है, एक क्लास और लगेगा जो अगली क्लास में कवर करूंगा मैं उम्मीद करता हूँ इसको आप रिवाइज करोगे, एक दो बार वीडियो को देखो, 2x पे देखो, 1.5x पे देखो, सिंगल एक्स पे देखो, इसे दोबारा जो है एक बार वीडियो देखने के बाद वापस से इसको जो है शीट को 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करो, जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतनी बार आपके जहन में जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले लेक्चर में वापस मिलेंगे और इस थ्योरी के सेक्शन को पैराजम्बल के क्लोज करेंगे। और ध्यान रखिएगा, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं अभी आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, जिसपे आपको सारे अप्रोचेज लगा के जो है आपको प्रैक्टिस करके अपने आप को मजबूत कर